हाँ जी। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है भाई? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? एक बारी ज़रा जल्दी से मुझे इंटीमेट कर दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो आप तक क्लियर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। मुझे ज़रा जल्दी से इंटीमेट करिए, बिकॉज अकॉर्डिंगली वील स्टार्ट द सेशन। 1 मिनट में हम जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ज़रा चैट बॉक्स पे पहले तो भैया बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, और साथ ही साथ क्विकली आ जाइए जी सभी लोग ताकि हम स्टार्ट कर सकें सेशन को। तो नमस्कार दोस्तों सभी को। और ये जो सेशंस हैं, मैं इनके बारे में ज़रा पहले क्विकली ब्रीफली एक बारी आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, और आज का सेशन जो हम लेने वाले हैं वो किस बारे में है, वो सब हम जान लेते हैं अच्छे से कि हम क्या क्या करने वाले हैं और किस तरीके से चलाने वाले हैं। दोस्तों, हम कंप्लीट कॉस्टिंग का सिलेबस इस बैच में लाइव पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि हम कॉस्टिंग के कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लाइव बैच को स्टार्ट करने वाले हैं आज से। और इन क्लासेस में हम अपने पूरे मटेरियल को, जो मैंने बुक कंपाइल की है और वो जो बुक है उसके अंदर कंपाइलेशन के अंदर हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन, साथ ही साथ लगभग पिछले 15 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं। और इस सब से भी हमारा दिल नहीं भरता, तो इसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट बिल्डर्स और कॉन्सेप्ट बूस्टर्स भी आपके लिए लेकर आते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको कॉस्टिंग स्टार्ट कराने वाला हूँ, लेकिन ना कॉस्टिंग जो हम स्टार्ट कराते हैं, जैसे मैं जब स्टार्ट कराता हूँ तो मैं एक थोड़े डिफरेंट तरीके से स्टार्ट कराता हूँ। बहुत सारे लोग कॉस्टिंग को स्टार्ट करते हैं कि भाई बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले किसी चैप्टर को लेकर भी है, वो समझा देंगे, बच्चे को बड़ा अच्छा लगने लगेगा कॉस्टिंग। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको असलियत में कॉस्टिंग में चेक करना है, किसी टीचर को, किसी फैकल्टी को चेक करना है, तो किसी इम्पॉर्टेंट, किसी भारी चैप्टर से करना चाहिए। तो आज मैं उसी को लेकर आया हूं आपके लिए। आज के सेशन में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा, काफ़ी भारी चैप्टर है। तो मैं उसी से ही स्टार्ट करने वाला हूं। कुछ बच्चे यूट्यूब पे हैं जो कि हमसे पता कर रहे हैं कि भाई सर जी जो क्लासेस होने वाली हैं वो कैसे होंगी, क्या वो यूट्यूब पे पूरी होंगी? नहीं बेटा, यूट्यूब पे पूरी क्लासेस नहीं दे सकते हम, बट हाँ, फर्स्ट फ्यू सेशंस डेफिनेटली हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनके पीछे रीज़न क्या है कि हम क्यों आपको ये वाली क्लासेस ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके पीछे एक बेसिक रीज़न है। बहुत सारे बच्चे हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस डेप्थ में पढ़ाते हैं, किस लेवल ऑफ नॉलेज को डिलीवर करते हैं बच्चों के लिए। तो वो सब आपको प्रेजेंट करने के लिए मैं यूट्यूब पे इनिशियल फ्यू क्लासेस लेकर आया हूँ। अब बहुत सारे आपके सवाल होंगे, मैं एक एक करके सभी सवालों के जवाब दे देता हूँ। जैसे पहला सवाल आपका ये हो सकता है कि सर एक बात बताओ, हमने तो अभी तक मान लो सर जी हमने तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है अभी तक, तो क्या हमें समझ आ जाएगा? क्योंकि हमने तो कोई बेसिक्स नहीं पढ़े। अब चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं कॉस्टिंग के बेसिक से ही स्टार्ट कराऊंगा। देखिए, जो कॉस्टिंग का कंप्लीट पोर्शन पढ़ना है वो ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में कहा जाता है उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आप असाइन करके चलें। आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से भी डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसका एक अद्भुत एग्जाम्पल है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसी भी चैप्टर के साथ ओवरलैप नहीं करता। तो एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट बढ़िया सा चैप्टर है। अगर आप इसे पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव गॉट ऑल माई पॉइंट्स। मैं बस अपने नोट्स निकाल रहा हूँ और इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कंप्लीट कॉस्टिंग की जर्नी, और जिसमें कि हम स्टार्टिंग पॉइंट किससे रखने वाले हैं। कुछ बच्चों के ना ज़रा चैट पे से मैं क्वेश्चंस ले लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट रुक कर स्टार्ट करते हैं, पर पहले एक बारी बच्चों के जो जो बेसिक सवाल हैं वो मैं लेता चलूँ।
सर सारे चैप्टर करवाओगे क्या? देखिए कोर्स के अंदर डेफिनेटली हम सारे के सारे चैप्टर्स कराने वाले हैं, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अगर मैं बोल रहा हूँ कोर्स कराऊंगा। बट अगर आप चाहें कि मैं यूट्यूब पे सारे कराऊंगा, नहीं बेटा, मैं यूट्यूब पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कराने वाला हूँ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट 10 मार्क का चैप्टर है। तो अगर आप इस चैप्टर को पूरा का पूरा अटेंड कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग वर्थ ऑफ 10 मार्क्स एटलीस्ट। आप कम से कम 10 मार्क्स डेफिनेटली अटेन कर रहे हैं। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल? कुछ और बच्चे पूछ रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे क्लियर हो गए हैं, वो अपना रिजल्ट बताने आए हैं। थैंक यू सो मच कि आप बताने आए हैं। और आप डेफिनेटली अच्छा, आपने पूछा कि अगर मैं फुल बैच लूँ या मुझे फास्ट ट्रैक लेना चाहिए। देखिए वो सब बच्चे एंड में बात कर लेंगे, क्लास के एंड में बात कर लेंगे। मैं पहले ही बता दूँ, ये वाला जो सेशन है ये किस किस को अटेंड करना चाहिए। आपके दिल में ये सवाल होगा ना कि भाई ये वाला जो सेशन है वो किस किस को अटेंड कर लेना चाहिए सर। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये सेशन इम्पॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने नवंबर में एग्ज़ाम्स देने हैं या फिर मई में एग्ज़ाम दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस या कुछ चैप्टर्स में से कवर अप करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली वो इस बैच में बैठ सकते हैं। मैं पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कराने वाला हूँ लगभग 4 से 5 क्लासेस के अंदर। ठीक है जी, और मैं आप लोगों से भी बीच बीच में बात करता रहूँगा, चाहे वो जूम वाले स्टूडेंट्स हों चाहे यूट्यूब वाले स्टूडेंट हों, हम आपको इक्वली ध्यान देते रहेंगे। हमारी नवंबर 2022 की क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं EDU 91 पे, और पूरी की पूरी टीम की क्लासेस, जैसे नीरज सर की क्लासेस, मेरी क्लासेस, बेनीवाल सर की क्लासेस, ग्रुप 1 के लिए शिवांगी मैम की लॉ की क्लासेस, सारी क्लासेस डिस्काउंटेड प्राइजेस पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर आप उनमें से कोई भी क्लासेस लेना चाहते हैं सो डू विजिट edu91.org। और मैंने आज FM का फास्ट ट्रैक भी स्टार्ट किया, नीरज सर भी ऑडिट का फास्ट ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप फास्ट ट्रैक में इंटरेस्टेड हैं तो भी, और आप मे के स्टूडेंट हैं तो आप फास्ट ट्रैक बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं। कॉस्टिंग का भी फास्ट ट्रैक हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। इधर इस कोर्स की इंपॉर्टेंस उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नवंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं। राइट, मैंने क्या कहा? आई होप आपको बातचीत समझ आ गई। मैंने क्या कहा जी, बोलिए। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे आप लोगों को ले चलता हूँ। मैंने बिल्कुल 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 बेटा, फास्ट ट्रैक मे के लिए है, और अगर आप फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ क्लास। मुझे लगता है हमने काफ़ी सारा इनिशियल आप लोगों के लिए जो डिस्कशन ज़रूरी था वो कर लिया है। मैं बस अब अपनी स्क्रीन आपको प्रेजेंट करता हूँ और स्क्रीन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। राइट, आप मुझे बताइएगा कि क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं कि नहीं, ज़रा चैट पे भी बता दीजिए। और जूम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़रूर बता दीजिए, जो इन क्लास बैठे हैं वो लोग भी ज़रूर बता दीजिए मुझे। हाँ जी, अब आप क्लास अब देख पा रहे हैं स्क्रीन परफेक्टली। आज का जो हमारा चैप्टर है भैया, उस चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ज़रा मैं एक बारी क्विक इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि मैं क्या क्या पढ़ाता हूं, कोर्स के अंदर क्या क्या कवर करता हूं, ताकि हम आज के सेशन को स्टार्ट कर सकें। दोस्तों, आप जो क्लासेस देख रहे हैं ये कॉस्टिंग की फुल कोर्स क्लासेस हैं, जिसमें कि हम आप लोगों को प्रिपेयर कराने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिवली कॉस्टिंग के लिए। ये हमारी बेसिकली चैप्टर लिस्ट है जिन सभी चैप्टर्स को हम कवर कराते हैं। अगर आप मॉड्यूल को देखते हैं तो मॉड्यूल में नंबर ऑफ़ चैप्टर्स थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन हम जो चैप्टर्स टेकअप करते हैं वो इसी ऑर्डर में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये मैंने कुछ चैप्टर्स को सब ब्रेक करके मल्टीपल पार्ट्स में भी ले आया हूँ मैं आपके लिए, यानी मैं उन्हें ब्रेक कर करके छोटे छोटे पार्ट्स में ले आया हूँ। और उन छोटे पार्ट्स का ये फ़ायदा है कि आप उन्हें ईजिली समझ सकते हैं। तो आज मैं क्या कराने वाला हूँ, देखिए भाई, मैं अगर आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कर रहा हूँ, और अगर मैं किसी छोटे चैप्टर से स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो शायद आपको उतना ज़्यादा मज़ा ना आ पाए, या हो सकता है कि आप उतनी केपेबली उस चीज़ को ना समझ पाएँ। राइट, तो लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बड़ा चैप्टर पढ़ें, और अगर बड़ा चैप्टर पूरा समझ आएगा तो आपको समझ आएगा कि हम किस डेप्थ तक पढ़ाते हैं, किस लेवल तक पढ़ाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतना टफ उतना टफ, तो चलो पढ़ के देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। आइए ज़रा स्टार्ट किया जाए। चैप्टर का नाम क्या है जी? चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 13।
चलिए जी, तो हम डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं क्विकली लेट्स कम टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आप मेरे साथ ज़रा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर पे आ जाइए। अच्छा, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आज मैं कॉन्सेप्ट ड्रिवन पढ़ाने वाला हूँ। मैं आज कुछ भी बुक से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नंबर 13 विच इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो पहले ज़रा हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है जी, बेसिक समझ लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, कैसे चलता है, ये सब पूरी की पूरी श्रृंखला क्या कहती है। तो पहले इधर आ जाओ, एक शीट में इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ आप लोगों के लिए बढ़िया सी, और उस शीट के थ्रू आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ कि क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो जी, अब आप लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आप टेंशन ही ना लें बेटा, मेरी जिम्मेदारी है आपको चैप्टर समझाना। हम कॉस्टिंग स्टार्ट ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, इस वाले बैच के लिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें क्या कहती है पहले तो ये समझ लो। तो देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है बेस्ट नहीं, बेस्ट पॉसिबल। अब दोनों में अंतर है। अब आप मुझसे पूछोगे सर बेस्ट में और बेस्ट पॉसिबल में क्या अंतर है। देखो भैया, बेस्ट का मतलब होता है जो सबसे ऊंचा हो। जैसे आप कभी पेपर देने जाते हो तो आपने देखा है ना, पेपर के एंड में लिखा होता है इधर कॉर्नर पे मैक्सिमम मार्क्स 100। कभी कभी वो हमें मजाक सा भी लगता है थ्योरी से पेपर में, अब ये कहाँ से आएंगे। तो वो होता है बेस्ट। लेकिन स्टैंडर्ड इज़ नॉट बेस्ट, स्टैंडर्ड इज़ बेस्ट पॉसिबल। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि स्टैंडर्ड इज़ अचीवेबल, बेस्ट में नॉट ऑलवेज भी अचीवेबल। आप हो सकता है बेस्ट को कभी भी अचीव ना कर पाए। तो स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, बेस्ट अचीवेबल। अर्थ समझ आया जी आपको मैंने क्या कहा। सर जी ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें बताता क्या है। देखो हम ना ये नापने की कोशिश करते हैं कि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो हमने सोचा था, इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है, दैट बिकम्स द वेरियंस। मतलब हम क्या चाहते थे कि कितने रुपए लगें एक टी शर्ट को बनाने में, और एक टी शर्ट को बनाने में कितने रुपए लगे। हम क्या चाहते थे कि एक टेबल को बनाने में कितना पैसा लगे, कितनी लेबर लगे, कितने ओवरहेड्स लगे, यानी लेबर कितनी देर काम करे, कितने रेट पे काम करे, तो कितना खर्चा आना चाहिए लेबर का, और एक्चुअली में कितना खर्चा आया है। हम इन दोनों के जब कंपैरिजन को देखते हैं, हम इन दोनों के डिफरेंस को देखते हैं कि कितना खर्चा सोचा था और कितना खर्चा हुआ। अभी आपने कुछ नहीं लिखना, अभी आपने कुछ नहीं लिखना, अभी मैं बिल्कुल प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ। बस 5 मिनट मुझे और दो, उसके बाद मैं चैप्टर की मेन डिस्कशन पे लेकर आऊँगा आपको। क्या सोचा था और क्या हुआ, दोबारा दोनों में डिफरेंस बताओ। क्या सोचा था और क्या हुआ, उन दोनों के जो अंतर है उसे वेरिएंस बोलते हैं। अब ये जो वेरिएंस है बेटे, ये फेवरेबल भी हो सकती है, ये अनफेवरेबल भी हो सकती है। मतलब ये फ़ायदे का सौदा भी हो सकता है और ये नुकसान का सौदा भी हो सकता है। क्या सोचा था और क्या हुआ, मैं रिपीट करता हूँ, क्या सोचा था और क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इट कैन बी फेवरेबल ऑल्सो एंड इट कैन बी अनफेवरेबल ऑल्सो। तो इन दोनों के डिफरेंस की स्टडी करनी है। सो अगर मेरे से कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगर आप मुझसे ये पूछना चाहें कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो मैं पता है आपको क्या जवाब दूंगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्ड का मतलब है कि भाई जो हमने सोचा था कि हम अचीव कर सकते हैं और जो हमने अचीव किया, उन दोनों में कितना गैप है। मतलब आप ये मान के चलो कि जो हमने सोचा था कि हम अचीव कर सकते हैं और जो हमने एक्चुअली में अचीव किया, उन दोनों के बीच में कितने का गैप है, कितने का डिफरेंस है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेरिएंस। तो जो चैप्टर का नाम है वो बेस्ट पॉसिबल लेवल पे रखा गया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यानी हम इसमें स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करेंगे और स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे एक्चुअल से। सर जी मज़ा नहीं आ रहा अभी मज़ा अब आएगा एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि हमें देसी लोग, हमें मज़ा और समझ सब कुछ तभी आता है जब हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। थोड़ी देर ज़रा इत्मीनान से बैठो और आओ मेरे एक एग्जाम्पल पे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने ये एग्जाम्पल पढ़ लिया ना,
पूरा समझ लिया, इसमें मुझे लगभग 1 घंटा लग जाएगा एक एग्जाम्पल समझाने में, लेकिन ट्रस्ट में अगर आपको एक एग्जाम्पल एक बारी पूरा समझ आ गया ना, तो आप ये मान के चलो कि जो आपके कोर्स का सबसे बड़ा सबसे टफ चैप्टर माना जाता है उसका 70% पोर्शन आपको आज ही 1 घंटे में समझा दूंगा मैं। ठीक है जी, नोट बिल्कुल करना है, अब नोट करना आपने स्टार्ट करना है, बिल्कुल नोट करना स्टार्ट करना है, कॉपी पेंसिल लेकर बैठो और जो जो मैं बोलता जाता हूँ साथ साथ लिखते जाओ। आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऊपर हेडिंग डालनी है और मेरे साथ एक टेबल बनाना है। इस टेबल को आज के बाद हम बोला करेंगे सोर्स टेबल, और यही हमारा ब्रह्मास्त्र है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे बड़े चैप्टर को पढ़ने के लिए। बीच में 2 लाइनें हम खाली छोड़ देंगे और फिर हम इसके बाद बनाएंगे 3 कॉलम्स, एक एकदम छोटा सा पतला सा प्यारा सा कॉलम, एक स्टैंडर्ड का कॉलम और एक फिर हम बनाएंगे एक्चुअल का कॉलम। देखिए अभी सर जी क्या बातें हो रही हैं, क्या होता है स्टैंडर्ड, सब कुछ बताऊंगा, थोड़ी सी देर तो दो मुझे। देखिए सबसे पहले आप लिखोगे इनपुट का नाम, कि आप मान लेते हैं कि हम एक शर्ट बनाना चाहते हैं। मैंने क्या कहा, हम एक क्या बनाना चाहते हैं, शर्ट बनाना चाहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक शर्ट में क्या क्या लगता है, तो आपने कहा सर जी क्लॉथ लगता है, मतलब कपड़ा लगता है, और बटन लगते हैं और थ्रेड लगता है। ठीक है, तो आपने मुझे ये 3 बातें बताई कि जब हम शर्ट बनाते हैं तो हमें कपड़ा लगाना होता है, बटन लगाने होते हैं, थ्रेड लगाने होते हैं। अब मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि हमारा बजट कितने का था, यानी हमने बजटेड कितना रखा था। बजटेड कहने का मतलब होता है कि हमने कितना खर्चा सोचा था। अब मानो कि हमारे लाला जी हैं एक, अब लाला जी हैं मिस्टर पीयूष। अब मानो कि पीयूष जी ने बोला कि भाई मेरी फैक्ट्री है, अपने वर्कर्स को कहा उन्होंने कि देखो वर्करों, मैं ना ज़रा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मतलब थोड़े दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, और आप एक काम करना जी, आप मेरी फैक्ट्री को अच्छे से संभाल के रखना, मतलब मेरी फैक्ट्री ख़राब नहीं होनी चाहिए। मेरी फैक्ट्री में हर मंथ 1000 यूनिट्स आप बनाते रहना। कितने यूनिट्स बनाते रहना, 1000 यूनिट्स आप मेरे बनाते रहना, और 1000 यूनिट बढ़िया से प्रोड्यूस करना। इसने हिसाब किताब बता दिया, इसने कहा कि देखो जी 1000 मीटर कपड़ा लगने वाला है, वो भी कपड़े का रेट क्या है, आप साथ साथ कॉपी करना चाहो करो। और एक बात समझो, ये जो एक एग्जाम्पल है ना, मैं अपने लगभग 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस जो मैंने कॉस्टिंग जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस एक एग्जाम्पल में मैंने पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समा दी है। इसलिए इस एक एग्जाम्पल को अगर आपने ध्यान से समझा तो आप ये मान के चलो कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो सबसे टफ चैप्टर 70% कवर होता है सिर्फ एक एग्जाम्पल से। तो पूरी ताकत लगा के इस एग्जाम्पल को समझना, ध्यान से बैठना, सिर्फ ध्यान से बैठना, नहीं भी लिखना कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, वीडियो दोबारा देख के लिख लेना, कोई टेंशन नहीं है, पहले लेकिन समझो। अब जो हमारे मित्र थे, हमारे मित्र मिस्टर पीयूष, वो कहने लगे कि अरे सर जी मैं तो काम देकर आया हूँ लड़कों को, 1000 यूनिट बनाएंगे ये लड़के, और 1000 यूनिट ये लोग तैयार करके देंगे मुझे, और जो कपड़ा खरीदेंगे वो कपड़ा आता है सर जी 100 रुपये मीटर वाला, और उसके यूनिट्स कितने चाहिए, यूनिट्स भी चाहिए, मान लो 1000 यूनिट्स चाहिए, 1000 मीटर कपड़े के यूनिट्स चाहिए। ठीक है जी, हम बात समझ गए। यानी इन्होंने क्या ऑर्डर दिया अपने लड़कों को, अपने लड़कों को बताया कि 1000 शर्ट्स बनानी है 1000 मीटर कपड़े से, और 100 रुपये पर मीटर के कपड़े का प्राइस होना चाहिए। हर शर्ट पे मान लो इनका अनुमान था 8 बटन लगते हैं, तो अगर 1000 शर्ट्स बनानी है तो 8000 बटन लगने चाहिए थे, और 8000 बटन मान लो 2 रुपये का एक बटन आता है। ये सब बजटेड है। बजटेड का मतलब जो अनुमानित था, जितना हमने सोचा था कि इतना खर्चा होना चाहिए। मुझे एक बात दोबारा से बताओ जरा, क्या बजटेड का मतलब, स्टैंडर्ड का मतलब बेस्ट होता है या बेस्ट पॉसिबल होता है, दोनों में अंतर बताओ। बेस्ट होता है कि बेस्ट पॉसिबल होता है? देखो बेस्ट पॉसिबल का मतलब है जो हम अचीव भी कर सकते हैं, और बेस्ट का मतलब है एक्सट्रीमली गुड, जरूरी नहीं है कि आप उसे अचीव कर पाओ। हाँ जी, बेस्ट पॉसिबल। सभी लोग जरा रिस्पॉन्ड करो एक बारी, सभी के सभी रिस्पॉन्ड करो। धागा कितना लगता है? मान लो कि इन्होंने कहा कि एक शर्ट बनाने के लिए 2 रोल धागा लगता है, तो ठीक है जी, तो 1000 शर्ट्स के लिए 2000 रोल धागा लग जाएगा, और मान लो धागे का रेट होता है 5 रुपया पर रोल। रोल में आता है ना धागा, आपको जल्दी बता दो बेटे। पहले तो यहाँ तक का क्वेश्चन समझ आ गया आपको? मुझे एक बात का जवाब दे दो भैया, यहाँ तक की बातचीत समझ आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ।
हाँ जी सर, अपन को यहाँ तक की बातचीत समझ आ गई कि यानी हम 1000, दोबारा बोलो, हम 1000 यूनिट बना के बनाना चाहते हैं। बेचने की बात अभी नहीं हो रही, अभी हम प्रोडक्शन वाले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पढ़ रहे हैं। हमें 1000 यूनिट बनाने हैं। 1000 यूनिट के लिए हमें 1000 मीटर कपड़ा चाहिए, जो कि 100 रुपये का पर मीटर कपड़ा आता है। और हर शर्ट के लिए 8 बटन चाहिए, और हर शर्ट के लिए 2 रील लगेंगी। रील रोल समझते हो, धागे के रोल आते हैं, देखे हुए आप लोगों ने कि नहीं? कितनों ने देखे हुए? चलिए, अब तो भैया ये तो बोलकर चलेगा। इन्होंने कहा भैया मुझे तो जाना है यूक्रेन घूमने जाना है। इन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, अभी मेरे टिकट्स बुकड हैं। तो ये तो चले गए भैया घूमने फिरने। लेकिन हुआ क्या, अब पीछे से जो वर्कर्स हैं उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने आउटपुट बनानी स्टार्ट कर दी। 1-2 महीने बाद ये घूमते फिरते वापस आए पीयूष साहब। तो उन्होंने कहा सर देखो, आप हमें शाबाशी दो, आप हमारी पीठ थपथपाओ। इसने कहा क्यों भाई, किस बात की पीठ थपथपाऊं? उन्होंने कहा देखो सर, आप हमें बोल कर गए थे 1000 मीटर कपड़ा लगाना, हमने सिर्फ 900 मीटर कपड़े में ही काम कर दिया। और आपने कहा था 100 रुपीज़ वाला कपड़ा आएगा, लेकिन क्योंकि हमने थोड़ा कम खर्च किया इसलिए थोड़ा सा महंगा वाला कपड़ा ले लिया हमने, 105 रुपये वाला। चलो पीयूष ने कहा कोई बात नहीं, अच्छे वर्कर हो तुम तो, मैंने तुम्हें 1000 मीटर कपड़ा कहा था, तुमने 900 मीटर में ही शर्टें बना दी, वेरी गुड। फिर उन्होंने कहा कि बटन आपने कहा था 8000 लगाने हैं, लेकिन गलती हो गई साहब, माफ़ कर दो, 8100 बटन लग गए। बटन कितने बोले थे इन्होंने? 8000। उन्होंने लगा कितने दिए वर्कर्स ने? 8100। और ये बटन भी सर हमने 2 रुपये वाले ही खरीदे, आप हमें मार नहीं सकते, कोई पिटाई नहीं कर सकते आप हमारी। हमने 2 रुपये वाला ही बटन खरीदा, कोई महंगे बटन नहीं खरीदे आपके लिए। बहुत ही बढ़िया। पीयूष ने उन्हें थपथपाई दे दिया, उल्टा 100 रुपये का नोट निकाल के दे दिया, बोला ये लो तुम बहुत ही बढ़िया बंदे हो। फिर बात हुई धागे की। उन्होंने कहा सर धागा जो है हमने थोड़ा कम लगाया है, 1800। आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये जो वर्कर्स हैं ये बहुत ही शानदार वर्कर्स हैं? आप अभी तक आपके दिमाग में क्या आ रहा है? इन्हें आप अपने जेब से बख्शीश निकाल के देने वाले हो या नहीं देने वाले हो? ईमानदारी से बताओ, क्या आप इन्हें कितने का बोनस देने की बातें सोच रहे हो? कितने का बोनस देने की बातें सोच रहे हो आप इन्हें? 2000 धागा लगना था, सिर्फ 1800 धागा लगाया है। और जो रेट है वो 5 रुपये की जगह वो 4 रुपये 50 पैसे पे लेकर आए हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, कितने रुपए की बख्शीश दोगे आप इन वर्कर्स को? बताओ तो सही। आपके मैनेजर बताओ। अब आपके मान लो कि जो आपके ऑपरेशन मैनेजर हैं, मैनेजर मेघा, अब भाई उन्हें बोला गया कि आप आउटपुट संभालो। उन्होंने आउटपुट इतनी बढ़िया करी, देखो कितने कम खर्चे किए। बताओ बख्शीश दोगे कि नहीं दोगे? बच्चों ने गिनना भी स्टार्ट कर दिया कि बख्शीश देंगे, बख्शीश देंगे। लेकिन अभी पूरी बात तो सुनो मेरे दोस्त। बाद में जब ये जाने लगा तो उन्होंने कहा सर एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, थोड़ी सी। उन्होंने कहा कौन सी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ज़रा बताओ हमें। इन्होंने कहा सर जो आप कह रहे थे ना 1000 शर्ट, वो 1000 नहीं बनी थी, वो 800 बन गई थी। अब बताओ दिल के अरमान क्या कह रहे हैं आपके? बताओ बेटे, प्यार करोगे या चांटे पे चांटे बजाओगे? ये जो तुम सेविंग्स वेविंग गिन रहे थे अंश गर्ग, बताओ बेटे कैसा दिल में कैसे अरमान आ रहे हैं इस वक्त? मैनेजर को कितना प्यार करने का दिल कर रहा है? दे रैपड़ पे रैपड़ दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ ठीक बोल रहे बेटा, प्रांशी गोयल बता रही चांटे पे चांटे मारने का दिल कर रहा है। ठीक है जी, बताओ मुझे। देखो ईमानदारी की बात तो ये है कि जहाँ हमने सोचा था कि 1000 शर्ट्स बननी चाहिए, वहाँ पे बनाई कितनी इन्होंने बनाई खाली सिर्फ और सिर्फ 800 शर्ट्स। अगर हम शर्ट्स का एग्जांपल लेके चल रहे, 1000 शर्ट्स की जगह बनाई है 800। तो क्या ये दोनों कंपेरेबल हैं? मुझे एक बात का जवाब दो, क्या ये दोनों चीज़ें कंपेरेबल हैं? क्या 1000 शर्ट्स का बजट 800 शर्ट्स की एक्चुअल्स के साथ कंपेरेबल है? कैन यू कंपेयर देम? आपने कभी बॉक्सिंग का मैच देखा है, कभी रेसलिंग का मैच देखा है? हैवी वेट की लड़ाई सिर्फ हैवी वेट से कराते हैं बेटे। आपको पता है कैटेगरी बनी होती है वजन के हिसाब से। अगर आपने मतलब एक बात हो, एक 150 किलो के रेसलर को अगर आप 50 किलो के हल्के बच्चे के सामने भेज दोगे, क्या होगा? एक चांटे में बेहोश हो जाएगा वो। लड़ाई हमेशा बराबर वालों की होती है। लड़ाई आपने देखे, बड़े सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, एज वाइज होते हैं। 12 साल तक के बच्चे जूनियर, सब जूनियर में खेलेंगे, मतलब घर में ही खेल लेंगे अपनी गली में। फिर थोड़े थोड़े जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, अलग 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 लेवल पे लड़ाई होगी उनकी। उसी तरीके से मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज नॉट कंपेरेबल टू दिस। मैंने क्या कहा? 1000 यूनिट का बजट 800 यूनिट के एक्चुअल के साथ कंपेरेबल नहीं है या नहीं है? सोच के बताओ मुझे। सबका रिस्पॉन्स चाहिए चैट पे। और एक ये लाइक रेशियो क्यों नहीं बढ़ रही है अभी तक? जल्दी से जल्दी लाइक रेशियो 100% पार करो, जल्दी बताओ। मुफ्ती थोड़ा ही ना बनना है बेटा। देख रहे हैं लाइक नहीं हो रही, बताओ।
बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कंपेरेबल नहीं है। तो अब हम इन दोनों को कंपेरेबल बनाएंगे, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। आज के बाद अब आप इसको समझो, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का मतलब है कि जब हम बजटेड के आउटपुट और एक्चुअल की आउटपुट अलग अलग हो तो हम इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, आप इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इन्हें डायरेक्टली कंपेयर, रीजन दो मुझे, बताओ जी, बोलो बोलो, हाँ या ना। नहीं कर सकते क्योंकि ये वाले यूनिट और ये वाले यूनिट अलग अलग है। बेस ही नहीं है ना यार। एक बात बताओ आपने, और वो पता है बोल क्या रहे हैं, वो पीछे से पीयूष को बोल रहे हैं भाई हमें बख्शीश दो, हमें कोई मोटिवेशन दो, हमें कोई प्रमोशन दो, हमारे कोई सैलरी बढ़ाओ, हमें बोनस दो, हमें कोई गाड़ी वाड़ी गिफ्ट करो। अब बताओ ऐसे में गाड़ी गिफ्ट करनी का दिल कर रहा है या कुछ और अच्छे वचन बोलने का दिल कर रहा है इन्हें। बेस सेम नहीं है, बिल्कुल ठीक यानी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप कि बेस सेम नहीं है। ठीक है कि नहीं। देखिए ज़रा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 800 यूनिट्स का बजट बनाना पड़ेगा। देखो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एक्चुअली में बजट को, ध्यान से सुनो इस लाइन को मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप बजट को एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग रिकन्वर्ट करते हो, बोलो बोलो ये सारी वर्ड बोलो, आप जहां भी बैठे हो जैसे भी बैठे हो बोलो, जब आप बजट को एक्चुअल यूनिट्स के अकॉर्डिंग रिकन्वर्ट करते हो तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। क्या ये बातें आपको क्लियर हुई, मैंने क्या कहा, उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बोलते हैं। ऑल राइट मुन्ना, ऑल राइट। तो सुनो अब मैं इसमें कैसे कैसे कन्वर्जन करूँगा, सुनिएगा। हम पहले लिखेंगे यूनिट्स और लिखेंगे एट द रेट। एक अच्छी बात है कि जो बजटेड के एट द रेट होते हैं वही स्टैंडर्ड के एट द रेट होते हैं। तो ये 100 ही आ जाएगा, ये 2 रुपीज़ ही आ जाएगा, ये 5 रुपीज़ ही आ जाएगा। ये हमेशा सेम होंगे। मैं एक एक बात लिखवाऊंगा, चिंता नहीं करनी। अंकित थोड़ी सी क्लास पीछे से चला के देखो 2x पे, अगर लेट आए हो तो। ठीक है जी। लेकिन यूनिट कैसे कन्वर्ट होंगे, एक बात बताओ तरुण, बताओ बेटा यूनिट कैसे कन्वर्ट होंगे। अगर हमने सोचा था एक, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 1000 मीटर कपड़ा लगना था 1000 शर्ट्स पे, तो 800 शर्ट्स पे कितना कपड़ा लगना चाहिए, सोच के बताओ। अरे सोच के बताओ, तुम तो दिमाग वाले लोग हैं, जल्दी बताओ। अगर 1000 मीटर कपड़ा लगना था 1000 शर्ट्स पे, यानी हर शर्ट पे 1 मीटर कपड़ा लगना था, तो इंटू 800 कर लो, 800 मीटर कपड़ा लगना चाहिए था। जल्दी जल्दी मुझे चैट पे एकदम बाहर आ जानी चाहिए बेटा आंसर की, कितने मीटर कपड़ा लगना चाहिए, 800। तो ये आपने कैसे निकाला पता है, आपने बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला यूज करा। ये फॉर्मूला, ये हमने क्या फॉर्मूला यूज किया यहाँ के यूनिट निकालने के लिए, देखो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में यूनिट्स कैसे आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में क्वांटिटी कैसे आती है, तो आप लिखोगे बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। मैं रिपीट करता हूं, दोबारा सुनो, बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, और इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आएगा। देखो ज़रा, इस फॉर्मूला को हमेशा लगा सकते हो आप, 1000 अपॉन 1000 इंटू 800, तो 800 आंसर आ गया। अच्छा अब बटन के लिए निकालो, बताओ बटन के लिए क्या होगा, बटन थे 8000 अपॉन 1000 इंटू 800, तो बताओ कितने बटन कितने लगने चाहिए थे, सोच कर बताओ बटन कितने लगने चाहिए थे अगर ठीक काम होता तो। अगर आपने गड़बड़ ना की होती तो कितने बटन लगने चाहिए थे, सब लोग बताओ मुझे निकाल के। तो आप ये कहोगे 8000 अपॉन 1000 इंटू 800, यानी 6400 बटन लगने चाहिए थे। 6400, वेरी गुड, हमें 6400 बटन लगाने चाहिए थे। तीसरी बात, धागे कितने लगने चाहिए थे बताओ, तो आप कहोगे 2000 धागे लगने चाहिए थे जब 1000 शर्ट बनती, लेकिन हमने तो 800 ही बनाई है, तो 1600 धागे लगने चाहिए थे, लेकिन लगे कितने, एक बात बताओ, तीनों में
मतलब कपड़े में भी चांटे पड़ने चाहिए, वर्क ये जो मैनेजर है इसे कपड़े में भी चांटे पड़ने चाहिए, बटन में भी और धागे में भी, सब में ही बेवकूफ़ ने नुकसान कराया है। आपको क्या लग रहा है इस मैनेजर ने क्या किया? अच्छे काम किए, बुरे काम किए? और पता है बुरे काम भी क्या किए हैं? बेटा जब मालिक होगा नहीं ना तो फैक्ट्री में से सामान निकाल निकाल के बेचा होगा, बेच के खाया है बेटा इन्होंने ब्लैक का पैसा। आप समझ नहीं रहे? 100 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा कैसे लग जाएगा शर्ट पे? भाई शर्ट तो उसी साइज़ की बननी है, अगर ढंग से काटोगे तो उतना ही कपड़ा लगेगा हर बार। थोड़ी बहुत वेस्टेज हो सकती है 10 20 30 25 पीस की, मानो 10 20 शर्टें ख़राब हो गई, वो समझ आता है। 100 शर्टें ख़राब हो गई तुम्हारी। बटन देखो, बटन तो साफ साफ, बटन ऐसा थोड़ा है कि शर्ट में 8 बटन लगते हैं उन्होंने 10 लगाने लग गए होंगे। बटन तो इक्वल गैप पे लगते हैं, उतने ही लग सकते हैं, उससे ज़्यादा कैसे लग रहे हैं? आप समझ जाओ बेटे कि ये जो मैनेजर है ये कैसा मैनेजर है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है कैसा मैनेजर है, ईमानदार है। हाँ बेटे चोक स्लैम देना चाहिए, उठा के और पटकना चाहिए बेटा, छत पे ले जाके धक्के मारने चाहिए। ये मैनेजर वाला काम है ये तुम्हारा। ये बताओ ये क्या काम किया है तुमने? बुरी बात की है कि नहीं की है? अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। अब चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ था। हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें हम अपने मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। हम ये देखते हैं कि किसी चीज़ को कितने प्रोडक्शन कॉस्ट में बना देना चाहिए था, कितने यूनिट्स में बना देना चाहिए था, कितने मीटर में बना देना चाहिए था, कितने लीटर में बना दिया चाहिए था। अब मैं इसमें बड़े सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। अभी तो शर्ट का पहला एग्जाम्पल है, मिठाई की दुकान तक ले जाऊँगा, आप लोगों को हलवा बनाना सिखाऊंगा बेटे, सब बनाना सिखाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो भाई, बैठा है। समझ रहे हो आप? तो इस बात को आप ध्यान से समझें। अब हम इसकी वेरिएंस के फॉर्मूलाज पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो पहला फॉर्मूला जो आप बनाएंगे लगाएंगे वो क्या होगा, वो हम इधर लिख देते हैं। चलिए जी, सुनिए। तो जो पहला आपका फॉर्मूला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसमें आप देखो, इसमें निकालना क्या चाहते हो? इसमें आप ये निकालना चाहते हो आपका कितना नुकसान हो गया है या कितना फायदा भी हो गया। जरूर थोड़ा नुकसान ही हो, कभी कभी फायदा भी हो सकता है। क्यों? एफिशिएंट वर्कर थे जिन्होंने वेस्टेजेस कम करी, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन प्लान करते हैं तो हम थोड़ा सा वेस्टेज का स्कोप लेके चलते हैं। जानते हो आप ये बात? आप बेटा जब भी प्रोडक्शन करते हो ना तो आप थोड़ा सा वेस्टेज का स्कोप लेके चलते हो। लेकिन अगर 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 आपके वर्कर्स अगर अच्छे हों तो वेस्टेज नहीं होने देते। कुछ वर्कर्स ऐसे मिल जाएंगे आपको जो वेस्टेज नहीं होने देंगे, बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो सकती है, ये फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। अगली वेरिएंस जो हमने सीखनी है दैट इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और इससे अगली जो वेरिएंस हमने देखनी है दैट इज कॉल्ड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मैं ना आपको इन तीनों के बारे में बातें करना समझाना चाहता हूँ। सुनो, हमने पहले एक मैनेजर को बुलाया, हमने कहा बेटा देख इधर, तुम्हारा जो खर्चा होना चाहिए था, मेरे साथ बोलो एक बारी, जहाँ भी बैठे बोलो एक बारी ज़रा, हमारा जितना खर्चा होना चाहिए था वो कितना था? वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट कितना होना चाहिए था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। सर ये भी लिखना, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, अभी नहीं कुछ लिखना, अभी मैं बेटा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर इंट्रोड्यूस, तो हमारे को तो बचपन में सिखाया जाता था कि इंट्रोड्यूस का मतलब होता है एक चैप्टर की टीचर जी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाते हैं, 8-10 लाइनें लिखवाते हैं, फिर अंडरलाइन करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। आप ये क्या कर रहे हो बेटा? एक बात बताऊं, वो तब की बात थी जब उस शब्दों के आगे पीछे का आपने कुछ सुना हुआ था। कॉस्टिंग का आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है अभी। तो कॉस्टिंग क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके लिए पहले मैं एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट करूँगा और उस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा कि देखो कॉस्ट क्या होती है, कहाँ काम आती है, कैसे काम आती है, फिर टॉपिक जोड़ूंगा। थोड़े से ठंडे रहो, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है जी। मैंने क्या कहा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। तो यानी कि पीयूष ने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। पीयूष ने, हम पहले ना एक एक करके निकालेंगे, पहले हम सिर्फ कपड़े के लिए निकालेंगे। अभी थ्रेड और जो रोल्स है, थ्रेड और बटन है, उन्हें भूल जाओ अभी के लिए।
तो भाई पीयूष ने बुलाया मैनेजर को, इधर आओ मैनेजर, इधर आओ। मैनेजर आ गए। बताओ, दो तरीके के मैनेजर होते हैं। एक होता है परचेज मैनेजर जिसका काम है सामान खरीद के लाना, एक है प्रोडक्शन मैनेजर जिसका काम है प्रोडक्शन करना। यूजुअली कंपनीज में दो तरीके के मैनेजर होते हैं, एक का काम होता है परचेज करके लाना, सामान खरीदना, लेबर को हायर करना। जो HR मैनेजर होता है वो उनका काम होता है। तो अलग अलग तरीके के मैनेजर्स होते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर हम बात कर रहे हैं फॉर क्लॉथ, सिर्फ कपड़े की बात कर रहे हैं, कितना कपड़ा लगना चाहिए था, मुझे बताओ कितना कपड़ा लगना चाहिए था। 800 मीटर 100 रुपये वाला। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि 800 मीटर कपड़ा लगना चाहिए था 100 रुपये वाला, ठीक है जी। और तुमने लगाया कितना है, तुमने लगाया कितना है जी वर्कर्स, तुमने 900 मीटर कपड़ा लगाया है 105 रुपये पे। 900 मीटर कपड़ा लगाया है 105 रुपये पे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा गहराई से सुन लो प्लीज़, दोबारा ध्यान से सुन लो। आपको 800 मीटर कपड़ा लगाना चाहिए था 100 रुपये वाला, और आपने लगाया 900 मीटर कपड़ा, वो भी 105 रुपये का। तो ज़रा कैलकुलेट करके बताओ भैया कितने का नुकसान कर दिया भैया तुमने मेरा। जल्दी जल्दी कैलकुलेटर करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर चलाओ भैया, कितने का नुकसान हो गया बताओ, सारे लोग बताओ कितने का नुकसान हो गया। अरे 14,500 का नुकसान हो गया। अबे यार, अब जब ये नेगेटिव फिगर आती है ना तो उसे हम एडवर्स लिख देते हैं। एडवर्स मतलब नुकसान, गई भैंस पानी में। 14,500 एडवर्स नुकसान हो गया बेटा। कितने का नुकसान हो गया? 14,500 एडवर्स। बोलिए, बातचीत आपको समझ आ रही है? मैंने क्या कहा? कितने का नुकसान हो गया मुन्ना? 14,500 एडवर्सिटी हो गई। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में पीयूष ने पकड़ा दोनों मैनेजर को, घूसे पे घूसे मारने लग गया। बोले 14,500 दोनों ला के दो। पहली बात तो ये खुद बड़ा चालाक है, कह रहे 14,500 दोनों ला के दो। अगर एक बात बताओ, इसका 14,500 का लॉस हुआ और दोनों से 14,500 मंगाएगा, इसे तो कुल मिला के फायदा हो जाएगा। आपको नहीं लग रहा? मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा है ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है? क्या इसे 14,500 मिलने चाहिए या कुल मिलाकर मिलने चाहिए? अभी आर्यन कुछ नहीं लिखना, अभी कुछ भी नहीं लिखना, अभी सिर्फ समझना है। अभी सिर्फ समझना है। मैं लिखवाने नोट्स बनाने स्टार्ट करूँगा अभी इसके बाद। पहले देखो आधा पौना घंटा मुझे इंट्रोडक्शन पे लगाने दो, ठीक है जी। बोलो तो सही। 14,500 का नुकसान एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, दोनों मैनेजर से काहे मांग रहा है? और फिर भी चलो ठीक है, इसने एक मैनेजर को पकड़ लिया, इसने कहा तू देगा 14,500। अब एक बात हो, वो अकेला मैनेजर क्यों देगा? तो आपको नहीं लगता कि गलती में कितनी गलती है ये पता लगाना पड़ेगा? भाई एक बात बताओ, गलती हुई, चलो ठीक है 14,500 की गलती हुई, तो ये तो देखना पड़ेगा ना परचेज मैनेजर की कितनी गलती है, प्रोडक्शन मैनेजर की कितनी गलती है। उतनी पेनल्टी लगाओगे आप उन पे। अगर पेनल्टी लगाने का क्लॉज है आपके बिजनेस में, आपने उनके जब उनकी ज्वाइनिंग कराई थी तो लिखवा लिया था कि गलती करोगे तो पैसा काटूंगा। अगर आपने ये बात कही थी तो भी तो कितने की गलती है ये भी तो जानना ज़रूरी है। पहले बताओ हाँ या ना। देखो एक बच्चा है आर्यन मोहन का, उन्होंने कहा दोनों हाफ हाफ पैसे देंगे। अच्छा, बाकी लोगों का क्या कहना है कि अगर ये 14,500 का नुकसान है क्या दोनों लोग हाफ हाफ देंगे? क्या दोनों लोग हाफ हाफ देंगे? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। दोनों लोग हाफ हाफ क्यों देंगे? एक बच्चे ने कहा अपोर्शन कर लो। किस रेशियो में अपोर्शन करूं? ऐसा नहीं होगा बेटे। आप एक कॉस्टिंग के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिकली बात करेंगे कि एक्चुअल में कितना नुकसान प्राइस की वजह से हुआ और कितना नुकसान यूजेज की वजह से हुआ। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैंने आपसे ये पूछा कितना नुकसान प्राइस की वजह से हुआ, कितना नुकसान यूजेज की वजह से हुआ। जो प्राइस का नुकसान है उसके पैसे, उसकी भरपाई, उसकी पेनल्टी, उसकी पनिशमेंट परचेज मैनेजर को होगी। लेकिन जो यूजेज का वेरिएंस है, कितना एक्स्ट्रा इस्तेमाल हुआ, कपड़ा ज़्यादा लगा। अब एक बात बताओ, कपड़ा ज़्यादा लगा तो किसकी गलती है? ये परचेज वाले की गलती नहीं है। परचेज वाले का काम तो खरीदने का है। अब जो लगा रहा है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, उसकी गलती है। लेकिन एक बात तो, अगर कपड़ा महंगा आ रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, बात को पकड़ो, अगर कपड़ा महंगा आ रहा है तो वो किसकी गलती है? वो परचेज मैनेजर की गलती है बेटा, वो परचेज मैनेजर की गलती है। अब आप समझ रहे हो कहाँ जा रही है कॉस्टिंग? हम बात की खाल निकाल रहे हैं बेटा। कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये तक भी मैं निकाल देता हूँ कि अगर मैं एक कमरे में बैठा हूँ और ऊपर 2 लाइटें जली और टोटल ऑफिस के अंदर 25 लाइटें हैं, तो उन 2 लाइटों का बिजली का बिल कितना आएगा, तो पर क्लास बिजली का बिल कितना बनता होगा। 1 घंटे अगर मैं क्लास लेता हूँ तो बिजली का कितना बिल उस 1 आवर की क्लास पे अपोर्शन होना चाहिए, ये भी निकालेंगे। चिंता काहे कर रहे हो, ओवरहेड्स पड़ेंगे।
कॉस्टिंग इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग द कॉस्ट इन डिटेल। बट मैं फिर एक बात बोलता हूँ, बहुत सारी बच्चों को ये गलत फहमी है कि कॉस्टिंग सिर्फ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नहीं, कॉस्टिंग एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। कॉस्टिंग और एफएम दोनों कॉन्सेप्ट ड्रिवन है। मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊँ, मैं तब भी ये पॉइंट नहीं आपको क्लैरिफाई कर सकता, लेकिन मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दूँ कॉन्सेप्ट के साथ, आपको 20 क्वेश्चन के बराबर नॉलेज दे सकता हूँ। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, कॉस्टिंग हो या एफएम हो, उनमें आपने कॉन्सेप्चुअलाइज्ड स्टडी करनी है। जब तक कॉन्सेप्चुलाइज स्टडी नहीं करोगे, सिर्फ क्वेश्चन करते करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटे। एब्सोल्युटली नो बेनिफिट। ठीक है जी, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कल के ही ना सीए टॉक में हम एक बात कर रहे थे एक स्टूडेंट से। उस बच्चे ने बताया कि जी मैंने हमसे नहीं पढ़ी, कहीं और से बच्चा पढ़ा है। अब उसने बोला कि सर मैंने तो 3 बार अपनी जो जिन फैकल्टी से पढ़ी होगी उनकी बुक 2 बार कर ली और स्टडी मटेरियल 3 बार कर लिया और उसके बाद भी मार्क्स 40 नहीं टच हुए। अब आप एक बात सोचो, कितने दुख की बात है कि एक बच्चे ने एफर्ट किया, डेडिकेटेड एफर्ट किया, 5 बार किताब करी। ऑब्वियसली बात है, 2 बार अपने टीचर की किताब करी, 3 बार इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशन करी और फिर भी नहीं पास हो रहे। ये बेटा दुख की बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट्स में वीकनेस है। या तो टीचर्स ने कॉन्सेप्ट नहीं दिए या उस बच्चे ने गेन नहीं किया। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। तो मेरा हमेशा ध्यान से पढ़ो, ठीक है जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो कि अगर आप इस बात को ना समझ पाए ना, अभी एक बच्चा चैट पे है, वो कह रहा है जो टीचर स्टार्ट ही स्टैंडर्ड से करे वो टीचर नहीं जालिम है। अब ये ना बेटा दिल टूटे आशिक होते हैं, समझ रहे हो बेटा? कि गली मोहल्ले में छोड़ गई, अब दिल टूट रखा है बेचारे का, जहाँ देखेगा उसे बुराई दिखेगी। मैं एक बात बोलता हूँ, कौन सा ऐसा टीचर है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूट्यूब पे लाइव पढ़ाकर पहले चैप्टर से समझा दे बच्चे को, रॉ बच्चे को भी आपके कोर्स का सबसे भारी चैप्टर पढ़ा दे? देखो मैं एक बात बताऊँ, एक ना डेमो का कल्चर चल रहा है। डेमो का मतलब क्या होता है कि भाई आप टीचर के पास जाओगे और वो सबसे आसान वाले चैप्टर के सबसे आसान वाले 2 पेज आपके सामने लेकर बैठेगा 2 दिन तक और ऐसा चमकाएगा और आपको लगेगा मैं तो आइंस्टाइन बन गया भाई, अब तो मेरा नाम किताबों पे छपेगा, क्योंकि मुझे सर की सारी बातें समझ आ रही हैं, जो वो क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं वो सारे कर पा रहा हूँ। अरे आइंस्टाइन, वो आइंस्टाइन नहीं बना रहा बेटे, अब वो क्या बना रहा है वो मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें, आप समझ रहे हो? क्योंकि दिक्कत है हमारे, अब आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कल्चर ऐसा कमर्शलाइज हो चुका है। और अगर आप बच्चे को, मैं ये बात कहता हूँ, आपने किसी की भी क्लास लेनी है, मेरी छोड़ो, किसी की भी लेनी है ना, उनका स्टैंडर्ड मार्जिनल 2 चैप्टर पढ़ के देखो, उन्हें बोलो डेमो में ये पढ़ाओ, ठीक है जी? जिनमें से मेन कोर्स आता है, जिनमें ऐसी की तैसी होती है बच्चे की, वो आसान मटेरियल की सीधी सीधी लाइनें डाल के टोटल करने वाले क्वेश्चनों को क्वेश्चन कहोगे? अब ये क्या कहें भाई, इनकी भी गलती नहीं है बेटा, इन यूट्यूब वालों की गलती ही नहीं है इनकी। अब जब चली गई है तो क्या करें? अब तो मामू बोलने वाले बच्चे भी आ गए हैं पड़ोस में इनके। चलो पढ़ो, तुम तो पढ़ लो। एक बच्चा अभी शिवम पांडे अभी भी आया, कह रहा है ये डेमो है। बेटा देखो, मैंने आज नया करिकुलम स्टार्ट किया है, नया कोर्स स्टार्ट किया है नवंबर 2022 के स्टूडेंट्स के लिए। कॉस्टिंग का नया बैच है, फ्रेश बैच है, पहली क्लास है, अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ लेकिन मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाना स्टार्ट किया क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि चैप्टर, कॉन्सेप्ट ड्रिवन चैप्टर कैसे होते हैं, कितने भारी होते हैं। क्योंकि अगर मैं वो आपको डिलीवर कर दूंगा ना, हम पूरी EDU 91 की टीम ना एक बात पे बिलीव करती है कि हम आपको बेस्ट वैल्यू डिलीवर करना चाहते हैं, और उसी राह में ये लेक्चर्स फर्स्ट चैप्टर के मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, ठीक है जी? ठीक है जी, चलिए। और एक बात का मैं वचन देता हूँ, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, और या मेरे से पास जितने पढ़े हैं, मैं उन्हें हमेशा एक ही पहली क्लास में एक बात बोलता हूँ, मैं क्लास में भारी पढ़ाई कराता हूँ, मैं जेन्युइन पढ़ाई कराता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता, मैं कोर पढ़ाई कराता हूँ। मेरे 180 घंटे के कंटेंट में शायद 170 घंटे आपको पढ़ाई मिलेगी, 5, 7, 10 घंटे मुश्किल से मैंने हंसी मजाक किया होगा या इधर उधर की कोई बात की होगी अपने बैच में, ठीक है जी? तो अगर तो आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आप मेरे पास आओ, और आप मौज करना चाहते हो तो फिर तो बहुत अड्डे हैं बेटा, फिर तो 2-3 बारी पढ़ना है आपने, तीसरी बारी में आना मेरे पास जब पास होने का मन होगा, ठीक है? और एक बात बता दूं, मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा ना जिस दिन एग्ज़ाम हॉल से बाहर आता है, ये मैं पहली क्लास में बोल रहा हूँ, ये बात कमिटमेंट का लेवल आप देख लो कि, और जितने बच्चे मुझसे पढ़े, अगर वो ये वीडियो देखेंगे, जब भी चैट पे लिख कर चले जाना भैया कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा।
एक बात बोलता हूँ कि जिस दिन एग्ज़ाम हॉल से बाहर आओगे ना, उस दिन ज़रूर बहुत अच्छे आप मेरे को याद करोगे कि सर ने जो जो कहा था, जैसे जैसे कहा था वैसे हुआ है और वैसे ही होगा। आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा? और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भगवान हो गया। भाई मैं कराई इतना सब कुछ देता हूँ, तो उससे बाहर क्या देगा इंस्टीट्यूट? जब इंस्टीट्यूट की सारी पब्लिकेशन लपेट के आपको करा दी, तो उससे बाहर क्या दे देगा वो? ठीक है जी। निधि पूछ रही है कि लेक्चर कितने आवर्स के? बेटा लेक्चर हमारे 180 आवर्स के हैं। हाँ, अर्जुन सही कह रहा है। अर्जुन सिंह कह रहे हैं जी बच के रहना बच्चों, सर डांटते भी हैं बड़े भाई की तरह। बिल्कुल, मैं खाल उतार देता हूँ बच्चे की, डांटना। चलो देखो ज़रा, भाई साहब पैसा ले रखा है, जब तक सर्विस नहीं देंगे हमारा नाम खराब होगा। तुम्हारा पता नहीं, हमारा तो होगा, इसलिए पढ़ाई करानी ही पड़ेगी। चलो सुनो, अब हम बात कर रहे हैं प्राइस वेरिएंस के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं मुन्ना? प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या है? प्राइस वेरिएंस का मतलब है परचेज मैनेजर को कितने घूसे बजाने हैं। सिंपल। प्राइस वेरिएंस का मतलब है परचेज मैनेजर को कितने घूसे बजाने हैं, कितनी गलती इस, देखो शॉर्ट में बोलूँ, इस 14,500 में से कितनी गलती परचेज मैनेजर की है? बोलो ज़रा, इस टोटल में से कितनी गलती परचेज मैनेजर की है, ये बतानी है हमें। तो देखो परचेज मैनेजर की प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगी मुन्ना जी? परचेज मैनेजर की प्राइस वेरिएंसेस कैसे निकलेंगी? इसके लिए आप दिखाओगे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, मतलब स्टैंडर्ड रेट कितना था, एक्चुअल रेट कितना है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो बताओ जरा, स्टैंडर्ड रेट कितना था बेटे कपड़े का? 100। हम फॉर क्लॉथ निकाल रहे हैं, बाकियों के लिए मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ। निकाल सकते हो बाकियों के लिए, पर मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं खाली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। 100 रुपये का कपड़ा आना चाहिए था, आपने 105 का लिया था। याद है 105 का ही लिया था ना? एक बार बताना। हाँ जी, 105 का ही लिया था। और कितने मीटर कपड़ा खरीद लाए थे आप? ओहो, लग रहा है मेरी पेंसिल चार्ज नहीं है। मुझे थोड़ा सा लिखवाना ही पड़ेगा जब तक पेंसिल चार्ज होगी। कोई बात नहीं, जरा पहले मुझे जल्दी से ये बताओ, बातों की गहराई को समझो और बताओ मुझे कि आप ये बता दीजिए कि आपके पास, आपने 100 रुपये का कपड़ा खरीद के लाना था, लेकिन आप खरीद के लाए 105 का, तो 5 रुपये का नुकसान हो गया हर मीटर पे। और कितने मीटर एक्चुअली का परचेज किया था? एक्चुअली में कितना परचेज किया था? ठीक है जी। चैट में मिस्टर अयान आए हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं कॉस्टिंग इंटर में। 2-4 बार डांट के खाल उधार देना इनकी भी। ये पुराने वाले लोग आ रहे हैं सुपारी देने, जो पिछले बैच के बच्चे हैं, तुम्हारी सुपारी देने आ रहे हैं, देखो। हाँ जी, तो मुझे आप इसको कैलकुलेट करके बताओ ज़रा, कितना आ जाएगा? 100 माइनस 105 इंटू 900, 4500 की गलती यानी परचेज मैनेजर की, यानी 4500 की गलती किसकी है? देखो, अब एक बच्चा पूछा सर 800 आएगा कि 900 आएगा क्वांटिटी में? बेटा एक्चुअल क्वांटिटी आएगी, एक्चुअल। देखो एक बात समझो, प्राइस वेरिएंस वाले को तुझे क्या लेन देना? एक बात, तो परचेज मैनेजर को मैं बोलूँगा तुझे क्या लेन देना, हम 800 खरीदे 900 खरीदे, तू रेट सही ला ना। मेरी बात को समझो, परचेज मैनेजर को तुझे क्या लेना देना कि 800 मीटर कपड़ा लगा कि 900 लगा? तेरे को तो रेट अच्छा नेगोशिएट करना था। उल्टा ज़्यादा कपड़ा खरीदे तो तुम्हें और सस्ता खरीद के लाना चाहिए था, क्योंकि जब आप और बल्क में बाय करते हो तो और सस्ता आना चाहिए। तुम्हें क्या लेन देना 800 खरीदा कि 900 खरीदा? हमने 900 खरीदा, तो तुम्हारी वजह से हर मीटर कपड़े पे 5 रुपये का नुकसान हुआ, तो 4500 का नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है परचेज मैनेजर जी। आप मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या कहा? तो आप क्या कहना चाहते हो? तो हम ये बताना चाहते हैं कि 4500 की एडवर्स वेरिएंस, 4500 की एडवर्स वेरिएंस है किसकी वजह से? परचेज मैनेजर की वजह से। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? कूल। अगला सवाल, अगर टोटल नुकसान 14,500 का था, उसमें से 4,500 का नुकसान परचेज मैनेजर का था, तो अब मुझे ये बताओ कि प्रोडक्शन मैनेजर ने कितने गुल खिलाए हैं? बताओ, प्रोडक्शन मैनेजर की कितनी गलती थी? वेरी गुड, 10,000 की होगी, ये बात पहले ही हमें समझ आ गई। ज़रा देखिए, तो बताओ मुझे मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैसे आएगी? मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्योंकि इसका प्राइस, देखो यूजेज वाले का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है भाई। वो कहेगा मेरे को क्या पता तुम सामान महंगा ला रहे हो, मेरी गलती थोड़ा है, मैं तो स्टैंडर्ड रेट से कंप्यूट करूंगा अपनी गलती, क्योंकि रेट की गलती प्राइस वेरिएंस में आ रही है। तो यूजेज वेरिएंस में रेट की दोबारा, अब पता है कई बच्चे मुझसे भिड़ जाते हैं, कहते हैं सर यहाँ एक्चुअल रेट क्यों नहीं ले रहे?
एक बात बताओ, यूजेज वेरिएंस का मतलब है प्रोडक्शन मैनेजर की गलती। प्रोडक्शन मैनेजर को एक्चुअल रेट से क्या लेना देना, उसे तो एक्चुअल रेट पता भी नहीं होता। सच्चाई बताऊं, फैक्ट्री वाले बंदे को तो एक्चुअल रेट पता भी नहीं होता। बिल तो क्योंकि ऑफिस में चला जाता है, ऑफिस से पेमेंट होती है, उसे क्या पता, उसको तो कपड़ा ले रहा है, उसे क्या लेना देना, तो कपड़ा ले रहा है, शर्ट बना रहा है, उसे क्या पता कपड़ा किस रेट पे खरीद के आ रहे हो। आप लॉजिकली सोचो उस पूरे, मैं एक बात बताऊं, पिछले लगभग 40 मिनट में आपको मैंने आपके दिमाग में एक फैक्ट्री पूरी की पूरी चला के दिखा दी है कि कैसे वेरिएंस कैलकुलेट होती है, और यही समझना है आपने। ये पकड़ लिया, उस पर आप तो 10 क्वेश्चन करो, सारे के सारे सही आएंगे। चलो पढ़ते हैं। आप मुझे बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी। हमने कहा था 800 मीटर कपड़ा लगना चाहिए, लगा है 900 मीटर कपड़ा, और कपड़े का रेट था 100 रुपीज़, तो यानी 10,000 की एडवर्स वेरिएंस आई है फॉर क्लॉथ। अब मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी। बोलिए, बातचीत समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा। रमन शर्मा जी पूछ रहे हैं सर टोटल 180 आवर्स का कंटेंट यूट्यूब पे लाइव होगा। मेरे भाई मैं शुरू की 4 या 5 क्लासेस दूंगा लाइव उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे चाहते थे कि हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उस चीज़ को देखना, एक्सपीरियंस करना चाहते थे। और मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो शुरू के चैप्टर में आसान कराऊँ। मैंने सबसे भारी चैप्टर से स्टार्टिंग कराई है, एक चैप्टर में पूरा लाइव पढ़ाऊंगा। उसके बाद यदि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द बैच edu91.org। अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहे हैं, जिन्होंने क्लासेस लेनी है वो ले लें, क्योंकि उसके बाद दोबारा से हमारे जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे। बुक की हम सॉफ्ट कॉपी देते हैं, प्रिंट आपको खुद करना पड़ता है, ठीक है। और यदि मैं सब कुछ यूट्यूब पे पूरा पढ़ा दूंगा, फिर मैं रोज़ गुरुद्वारे जाऊंगा बेटे? नहीं ना। माना हम कम चार्ज लेते हैं, पर घर तो में भी चलाना है अपना। चलो देखो, बोलिए इतनी बातें समझ आ गई। चलिए अब लिखना हम स्टार्ट करते हैं, अब एक्चुअली में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब सर जी, अब हमारा वार्म अप हो गया थोड़ा, इतनी देर तक का वार्म अप चल रहा था आपका। अब सर जी हमारा वार्म अप हो गया, हमारा दिमाग अब गर्म हो गया, अब आप हमें पढ़ाओ। लिखो जरा मेरे बेटे, अब मेरे साथ साथ नोट्स बनाने स्टार्ट करो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नोट ज़रूर बनाने हैं सारे के सारे, सब ने। अब तक अगर कुछ कॉपी भी किया था तो लिख देना रफ वर्क, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि स्टैंडर्ड क्या होता है, तो आप ये बोलोगे स्टैंडर्ड बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्क में खेलने गए थे, बेंच पे आप निशान बनाकर आ गए। बेंचमार्क का मतलब होता है जिसे आप लुकअप करते हो, जिसे आप अचीव करना चाहते हो, जो आपको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है कुछ भी काम करते हुए। जैसे एग्जांपल लो, आपकी फैमिली में हाईएस्ट परसेंटेज जिस बच्चे की आई होती है, उसे दिखा के आपके मम्मी पापा आपको तंग करते हैं कि वो देख उसके कितने आए, पड़ोस में शर्मा जी का लड़का, समझ गया? उसे बोलते हैं बेंचमार्क, जिसे देखकर बाकी सब लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेंचमार्क। मैं फिर से एक बात बोल दूँ, बेंचमार्क इज नॉट द हाइएस्ट लेवल, बेंचमार्क इज द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल। दोबारा बोलो, बेंचमार्क इज नॉट द हाइएस्ट लेवल, बट बेंचमार्क इज द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल। पॉसिबल लेवल, तो ध्यान रखिएगा। पॉसिबल लेवल, ये जो वर्ड पॉसिबल है ये बहुत कुछ चेंज कर देता है, ठीक है जी। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो वो क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये सब लिखना है बेटे आपने। इट मीन्स हाउ मच मनी वी शुड spend on an average to produce one unit, यानी एक यूनिट को बनाने के लिए, ठीक है जी, हमें कितने यूनिट बनाने, कितना पैसा, कितना खर्चा लगाना चाहिए। एक यूनिट को बनाने के लिए हमें कितना पैसा, कितना खर्चा करना चाहिए। खर्चा, कॉस्ट रेफर्स टू खर्चा। अच्छा एक बात हो, कॉस्ट में और रेट में क्या फ़र्क होता है? बताओ, कॉस्ट में और रेट में क्या फ़र्क होता है? बेटा कॉस्ट आती है जब रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेट होता है एक यूनिट के लिए, पर जब उसे यूजेज से यानी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। एक बात अब लिखिए कि मटेरियल की जो अलग अलग हमने, अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। सबसे पहले एक्चुअल्स, स्टैंडर्ड्स,
रिवाइज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं? तो स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया। बजटेड का मतलब क्या होता है? बजटेड लेवल, बजटेड लेवल का मतलब क्या होता है? हाउ मच वी इनिशियली, शुरुआत में हाउ मच वी इनिशियली एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन विल बी, हाउ मच वी इनिशियली एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन विल बी, मतलब शुरुआती तौर पर हमने कितनी प्रोडक्शन मानी थी कि हो सकती है। जैसे याद है पीयूष वाले एग्जांपल में पीयूष ने कितनी शर्टें कही थी अपने वर्कर्स को बनाने के लिए? 1000, तो 1000 बजटेड लेवल था। तो इधर एग्जांपल लिख लो, एग्जाम्पल 1000 शर्ट्स सजेस्टेड बाय पीयूष, यानी पीयूष ने 1000 शर्ट्स की सजेशन दी थी कि भाई 1000 शर्ट बना लेना, ये हमारा बजट है इस महीने का। ठीक है जी, बोलो बोलो, बातचीत आपको समझ आ रही है बच्चे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम बजटेड लेवल भी हमने लिख लिया। अब आप साथ में लिखिए स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। ये सबसे मेन टॉपिक है, पता है? ये जब अगर समझ आ गया तो आधी से ज़्यादा जीत आपकी वहीं हो जाती है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आते ही। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का मतलब मैंने क्या बताया था, याद करो, कि अगर हम पहले 1000 यूनिट का बजट सोच रहे थे लेकिन हमारे एक्चुअल में 800 यूनिट बने थे, तो वो दोनों कंपेरेबल नहीं थे। तो उन दोनों को कंपेरेबल बनाने के लिए हमने 1000 यूनिट के बजट को 800 यूनिट के बजट पर कन्वर्ट किया था, उसे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का नाम दिया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्हेन we calculate budgeted cost for actual units, जब हम बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल यूनिट्स के नजरिए से निकाल के लाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। क्या बोल देते हैं दोस्तों? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी कन्वर्ट budgeted cost of 1000 shirts to 800 shirts, जब हम 1000 शर्ट की कॉस्ट को 800 शर्ट की कॉस्ट पे कन्वर्ट कर रहे हैं, जब हम 1000 शर्ट की कॉस्ट को 800 शर्ट्स की कॉस्ट पे कन्वर्ट कर रहे हैं, बोलिए समझ आ रहा है आपको? आप प्लीज़ अब ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल की डेफिनेशन भी लिख लीजिए। आई होप कि आप ये डेफिनेशंस लिखते चल रहे हैं। बजटेड लेवल की डेफिनेशन लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लेवल की डेफिनेशन लिखिए, क्विकली लिख लीजिए आप। बजटेड लेवल का मतलब जितना हमने इनिशियली सोचा था कि हम इतने यूनिट बनाएंगे और इतना खर्चा करेंगे, वो बजटेड होता है। लेकिन बजट तो होता है वो धरे का धरा रहता है, कभी बजटेड एक्चुअल के इक्वल तो होता नहीं। बहुत कम से केसेस में होता होगा कि हमने 1000 शर्ट सोची थी, 1000 ही बनी। एग्जैक्ट 1000 तो कभी भी नहीं बनती। हमने सोची थी 1000 लेकिन बनी 800, तो जो बजट था 1000 का उसे भी कम करके 800 पे लेकर आए। दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। ठीक है जी, ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई? मैंने क्या कहा? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टिल नाउ? क्विकली बता दीजिए। राइट, तो अब हम इसके लिए एक फॉर्मूला भी लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लिए। लिखो जरा मेरे साथ साथ, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। क्या मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का? बताओ। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का मतलब होता है, क्विकली लिखिए, बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। इस फॉर्मूला से हमेशा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकल आएगा। इस फॉर्मूला से हमेशा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल हमेशा निकल आएगा बेटा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी आपसे। बोलिए मेरी बातें समझ आ गई आपको? इन्हें क्या कहा? इसकी हेल्प से हमेशा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकल आएगा। ऑलवेज, व्हेन आई से ऑलवेज इट मीन्स ऑलवेज निकल आएगा आपके पास। ठीक है जी, आई होप ये भी आपने कॉपी कर लिया है क्विकली। अब आप मेन एक छोटे से क्वेश्चन से हम बातचीत को डेवलप करते हैं, फॉर्मूलाज लिखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो मटेरियल की वेरिएंसेस हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लिखिए मटेरियल वेरिएंसेस।
साथ साथ लिखिए नेक्स्ट पेज पे, मटेरियल वेरिएंसेस 5 होती हैं, जिनमें से आज हमने 3 को कवर करना है। पहली है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहली फॉर्मूला किसकी है बेटा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नोट्स अभी ख़त्म नहीं हुए, मैं लिखवाता चलूँगा अभी। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा मटेरियल की प्राइस वेरिएंस के बारे में। प्राइस वेरिएंस, रेट वेरिएंस, वैसे प्राइस बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है इसे, तो उसमें आप लिखते हो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। और जब प्राइस वेरिएंस होती है ना, और जब भी क्वांटिटी अकेली आनी होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ ज़रा ध्यान से समझो, ध्यान दीजिए बेटा। अगर मैं बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट की हम बात करें, तो जब भी प्राइस 2000 का यूज़ हो गया और क्वांटिटी अकेले आनी है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी क्वांटिटी अकेले आनी है वो एक्चुअल आएगी। जब भी क्वांटिटी अकेली आनी है वो कौन सी आएगी? एक्चुअल क्वांटिटी आएगी। लेकिन अगर मैं इधर मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात करूं, लिख रहे हैं ना आप मेरे साथ साथ? जल्दी से चैट पे सब लोग बताओ, साथ साथ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। जब रेट हमें अकेला यूज़ करना होगा तो हमेशा स्टैंडर्ड रेट यूज़ होगा, हमेशा। और ऐसा हर फॉर्मूला में होगा, हर फॉर्मूला में होगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इतना समय लगा के क्यों पढ़ा रहा हूँ ये फॉर्मूले? क्योंकि ना देखो, मैंने आपको पढ़ानी है, पहले सिर्फ सुन लो, ये लिखना नहीं है। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मटेरियल की वेरिएंसेस, फिर पढ़ाऊंगा लेबर की वेरिएंसेस, फिर पढ़ाऊंगा वेरिएबल ओवरहेड की वेरिएंसेस, फिर पढ़ाऊंगा फिक्स्ड ओवरहेड की वेरिएंसेस। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं, अगर आपको मटेरियल के फॉर्मूले आते हैं ना, तो बाकी सबके फॉर्मूले उसी बेस पे बनते चले जाएंगे, वो मुझे समझाने नहीं पड़ेंगे। तो ये जो मैं अभी 1 आवर लगा रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आगे के फॉर्मूलाज़ के लिए भी, क्योंकि मैं आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मटेरियल का कि आपको लेबर मुझे पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। बस फ़र्क पता है क्या होगा? यहाँ पे केजीज में, वहाँ आर्स में आ जाएगा क्योंकि लेबर होगा, तो स्टैंडर्ड आर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड में स्टैंडर्ड आर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। उसी के बेसिस पे फॉर्मूले डेवलप होने लग जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपको अच्छे से करना है। ठीक है जी, बोलिए क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपको यहाँ तक की बातचीत समझ आ गई। मटेरियल वेरिएंसेस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होती है, प्राइस वेरिएंस क्या होती है, यूजेज वेरिएंस क्या होती है, तीनों के तीनों वर्ड आपको समझ आ गए। लिख रहे हैं बेटा, शाबाश। अब एक काम करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ऑल राइट, लिखिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं हम इसके नीचे। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर हम मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। लिखिए जी, बजटेड आउटपुट वॉज 200 यूनिट्स। बजटेड आउटपुट था 200 यूनिट का। लिखो बेटा साथ साथ। और जिसमें मटेरियल ए हमें अजम्पशन थी 600 kgs लगेगा, और वो भी एट द रेट ऑफ 20 रुपये पर kg। और मटेरियल बी लगेगा 400 kg, और वो एट द रेट ऑफ 10 लगना था। तो यानी हम एक आउटपुट बना रहे हैं और जिसमें हमें 2 तरीके के मटेरियल चाहिए होते हैं, मटेरियल ए, मटेरियल बी। हमें 2 तरीके के मटेरियल चाहिए होते हैं, एक मटेरियल ए और एक मटेरियल बी, राइट। अब आगे लिखिए, एक्चुअल आउटपुट वॉज 250 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट कितनी थी? 250 यूनिट। और एक बात बताइएगा जी, मटेरियल ए की जो क्वांटिटी खर्च हुई वो हुई 800 यूनिट्स, 800 kgs एट द रेट ऑफ 22। और मटेरियल बी की जो क्वांटिटी खर्च हुई वो खर्च हुई 600 kg, और वो भी एट द रेट ऑफ 9 रुपीज़। ठीक है जी। कैलकुलेट रेलिवेंट वेरिएंसेस, कैलकुलेट रेलिवेंट मटेरियल वेरिएंसेस। जल्दी से फॉर्मूला लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, इसके ऊपर बेस्ड सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। और
मैं चाहूँगा कि आप मुझसे पहले भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर हो चुकी है, स्टेटमेंट का ऑर्डर क्लियर हो चुका है, तो आप मुझसे पहले भी बन सकते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन में, बताओ। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले सर हम बनाते हैं सोर्स टेबल। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सोर्स टेबल, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आज आपके पास बुक नहीं भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने कहा आज आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर करने वाला हूँ एक शॉर्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम मेजर टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इनपुट का नाम लिखेंगे, यहाँ हम बजटेड लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। इस टेबल का नाम हम रखते हैं सोर्स टेबल, क्योंकि इसमें हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रखने वाले हैं। यहाँ पे हम इनपुट का नाम लिखेंगे, इसे पर्टिकुलर्स भी कह सकते थे। ये वाला कॉलम हमारा बजटेड कॉलम होगा, ये वाला कॉलम हमारा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का कॉलम होगा। कौन सा कॉलम होगा? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का कॉलम होगा, और ये वाला कॉलम हमारा एक्चुअल का कॉलम होगा, राइट। मैं दो बुक्स देता हूँ बेटे, एक अपनी मेन बुक देता हूँ और एक प्रैक्टिस शीट देता हूँ। दोनों के सॉल्यूशन बुकलेट को प्रिंट नहीं कराना, सॉल्यूशन के प्रिंट्स नहीं चाहिए हमें मेन बुक को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो देखिए ज़रा बातों की गहराइयों को सुनो। इनपुट में कौन कौन आएगा जी? पहले आएगा मटेरियल ए, फिर आएगा मटेरियल बी, और ये हमें बजटेड हमारी कितनी थी? हमारी बजटेड आउटपुट थी 200 यूनिट्स। हमने बनाए कितने हैं लेकिन? 250 यूनिट्स। यानी हमने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? अच्छा काम किया। 200 बोले थे, 250 बना दिए, तो डेफिनेटली खर्चे ज़्यादा होंगे, ठीक है। श्वेता शर्मा ने एक अच्छा सवाल पूछा। श्वेता ने पूछा कि सर एक बात बताओ, बजटेड में और स्टैंडर्ड में क्या अंतर है? देखो बजटेड और स्टैंडर्ड अगर सेम यूनिट्स के लिए, अगर ये भी मैं 200 यूनिट्स के लिए बनाऊं तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। बजटेड को ही स्टैंडर्ड बोलते हैं, बजटेड को ही स्टैंडर्ड बोलते हैं। लेकिन जब बजटेड के यूनिट बेस अलग हो और एक्चुअल का यूनिट बेस अलग हो तो ये दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता बेटे। जब बजटेड का यूनिट्स अलग हो और एक्चुअल के यूनिट्स अलग हो तो इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों को कंपेरेबल बनाने के लिए मैंने क्या कहा? इन दोनों को कंपेरेबल बनाने के लिए हम बजटेड को स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में कंपेयर करते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे, रोड पे चलते चलते मुझसे पकड़ ले और पूछे बताओ स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्या होता है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम बजटेड को एक्चुअल यूनिट्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दें तो जो आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल होगा। यानी अगर हम बजटेड को एक्चुअल यूनिट्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दें तो जो कन्वर्टेड फ्लेक्सिबल बजट बनेगा ना, ये फ्लेक्सिबल बजट है जो बजट को फ्लेक्स करके आया है, बजट को चेंज करके आया है अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटपुट। चलिए देखते हैं जी। तो आप मुझे एक बात आइए, हमारे 200 यूनिट्स थे, हमारे कितने यूनिट्स थे? 200 यूनिट। अब इधर बताओ 200 यूनिट में हमारे इनपुट कितने कितने थे? 600 और 400, 600 kg और 400 kg। और एट द रेट क्या था जी? एट द रेट था 20 और 10। देखो एक अच्छी बात यह है कि एट द रेट तो यहाँ पे भी 20 और 10 ही रहेगा, यानी जो स्टैंडर्ड में रेट्स आए होते हैं वही रेट यहाँ अप्लाई होते हैं। मैंने क्या कहा? जो रेट बजटेड में आते हैं वही रेट स्टैंडर्ड में आते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इससे कन्वर्जन कैसे करेंगे? मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, बताओ। बजटेड इनपुट, जल्दी से बताओ बेटा। बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला कौन सा फॉर्मूला था? बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट, बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो यानी यहाँ पे 200 आएगा हर एक में और यहाँ पे 250 आएगा हर एक में, मतलब ए में भी बी में भी। यहाँ 200 यहाँ 250, क्योंकि बजटेड आउटपुट कितनी थी? 200 यूनिट्स, और एक्चुअल आउटपुट कितनी थी? 250 यूनिट्स। तो यहाँ पे बजटेड इनपुट लिखना है बस। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ बेटा मुझे। सभी लोग चैट पे रिस्पॉन्ड करो क्विकली, बताइए कितना बजट बनेगा आपका। तो आप बोलोगे 600 अपॉन 200 इंटू 250। कन्वर्ट करके बताओ बेटा कितना आता है। यहाँ आप बोलोगे 400 अपॉन 200 इंटू 250, ये तो आएगा 500 kg, है ना। और ये कितना आ जाएगा? 800। क्विकली कन्वर्ट करो। नहीं अलग आएगा ना, 750। ये 750 kg आएगा।
यहाँ तक की बातचीत समझ आ गई आपको? एक्चुअल हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, एक्चुअल था 800 600, ये 800 kg खर्च हुआ है, ये 600 kg खर्च हुआ है, और एट द रेट कितना खर्च हुआ है? 22 और 9, ये 22 रुपये पे 1 किलो आया है और ये 9 रुपये पे 1 किलो आया है। पहले बताओ सोर्स टेबल समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ सोर्स टेबल समझ आया या नहीं आया? क्योंकि अगर सोर्स टेबल समझ आ गया तो आगे का काम आसान है, और अगर सोर्स टेबल नहीं समझ आया तो फिर भैया तुम किसी कठिनाई में जी रहे हो, फिर तुम भयंकर कठिनाई में जी रहे हो अगर सोर्स टेबल नहीं समझ आया है तो। कितनों को सोर्स टेबल पूरा पूरा समझ आया है? बताओ तो सही चैट में। सलोनी ने कहा कि सर स्टैंडर्ड वाला एक बार दोबारा बताओ। देखो बेटा सलोनी, मेरी बात को सुनो, हमने जो बजट बनाया था वो 200 यूनिट्स का था। मान लो कि हमने सोचा था कि 200 शर्ट्स बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में हमने 250 शर्ट्स बना दी। हमने बजट सोचा था कि हम 200 शर्ट्स बनाएंगे, लेकिन हमने एक्चुअली बना दी 250। अब अगर मैंने 200 शर्ट्स की जगह 250 शर्ट्स बना दी तो 50 शर्ट ज़्यादा बना दी, तो इनपुट भी तो उस हिसाब से ज़्यादा लगना चाहिए ना, इनपुट भी ज़्यादा। तो कितना लगना चाहिए था? जो हमने सोचा था 600 लगेगा, वो एक्चुअल में 750 लगता तो भी कोई नुकसान नहीं था। मतलब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का मतलब है कि ये बजट है, ये रिवाइज्ड बजट है एक तरह से, इस बजट को हमने ठीक करके बनाया है एक्चुअल के अकॉर्डिंग, कंपेरेबल के अकॉर्डिंग, कंपैरिजन के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, गुड। तुमने इस बजट को ठीक करा, इस बजट को ठीक करा, तो अब पता है भिड़ंत किसकी होगी? मैं बोलता हूं ना, इसको इससे भिड़वा नहीं सकते, लेकिन अब 250 वाले को 250 वाले से तो भिड़वा सकते हो। यानी 250 के आउटपुट को 250 के रिवाइज 250 के स्टैंडर्ड से तो भिड़वा ही सकते हो। से यस और नो? कूल। चलो मेरे बच्चों, पहला मुझे एक फॉर्मूला बताओ। अब मैं आपको ना एक्चुअल में बता रहा हूँ क्वेश्चन के एग्जाम में कैसे करना है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में करना है, उसे लिखना कैसे है, फॉर्मूले कैसे लिखने हैं, प्रेजेंट कैसे करना है, मैं वो सब समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहला हमारा वेरिएंस निकलनी चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहले कौन सी वेरिएंस निकलनी चाहिए? मटेरियल की कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर जी, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब आप पहले निकालो फॉर ए के लिए, फिर आप निकालो फॉर बी के लिए। जल्दी बताओ मुझे, आप बताओ ए की स्टैंडर्ड रेट कितनी थी? 20। ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 750। ए की एक्चुअल रेट कितनी थी? 22। ए की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 800। बेटा मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ, और ये भी बताना एडवर्स है कि फेवरेबल है। नेगेटिव होगा तो एडवर्स, पॉजिटिव होगा तो फेवरेबल। ठीक है, नेगेटिव मतलब बुराई हो गई, पॉजिटिव मतलब अच्छाई हो गई। इसका रेट कितना था स्टैंडर्ड? 10 रुपये, और क्वांटिटी कितनी थी? 500, लेकिन लगा कितना है? 9 रुपये वाला 600 kg। इन दोनों को अब हम टोटल करेंगे और इसे बोलेंगे टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इन दोनों का जो टोटल आएगा दैट इज कॉल्ड एज टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बोलो आंसर बताओ बेटा। 2600 एडवर्स आ रहा है ए के लिए, नेगेटिव साइन नहीं डालते बेटे, एडवर्स लिख देते हैं। बाकी लोग बताओ, ए के लिए तो 2600 एडवर्स हो गया, बाकी बताओ ज़रा अगले वाले के लिए। ये होगा 5000 और 6 9 54 400 नेगेटिव। बोलो बेटे। नेगेटिव नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव ही, तो ये कुल मिला के 3000 एडवर्स आ जाएगा। यानी आप एक बात बताओ, अब आपको अपने मैनेजर्स की कितनी पगार काटनी है, कितनी पे काटनी है, कितने के लिए उन्हें पनिश करना है, कितने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, कुल मिला के 3000 एडवर्सिटी के लिए। लेकिन एक बात हो, सारा पैसा परचेज मैनेजर से लोगे या प्रोडक्शन मैनेजर से लोगे, या अभी हम डिवाइड करके देखेंगे कितना परचेज वाले से लेना है, कितना प्रोडक्शन वाले से लेना है? बताओ मुझे, क्या आपको पता है कि आपको किससे कितना लेना है? नहीं, आपको पहले इसे डिस्ट्रीब्यूट करके देखना पड़ेगा, कितना हम परचेज मैनेजर से ले सकते हैं, कितना हम प्रोडक्शन मैनेजर से ले सकते हैं। बोलिए, बातचीत समझ रहे हैं आप? कूल। सुनो तो बताओ मुझे अगला फॉर्मूला बताओ। सर जी हमारा अगला फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट
अब हमने प्राइस को लिया, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अच्छा एक बात हो, जब भी क्वांटिटी अकेली होनी होगी कौन सी होगी? क्या कहा था मैंने? जब भी क्वांटिटी अकेले होनी होगी एक्चुअल होगी, लेकिन जब भी रेट अकेले लेना होगा तो वो कौन सा लोगे? स्टैंडर्ड वाला लोगे। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आएगी फॉर ए। बताओ बेटा ए का रेट कितना था और फिर बताओ बी का रेट कितना था, स्टैंडर्ड वाला 20 और 10। लेकिन इसका एक्चुअल रेट 22 हो गया था, इसका एक्चुअल रेट 9 हो गया। यानी आप ये कह सकते हो जो मटेरियल ए खरीदा वो महंगा खरीदा 2 रुपये, लेकिन जो मटेरियल बी खरीदा वो 1 रुपये सस्ता खरीदा, वो 1 रुपये सस्ता। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी थी? 800 और 600। बोलिए जी, बोलो तो सही। अब बात करते हैं टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस की। बताओ जी, 1600 ए के लिए एडवर्स था। अच्छा, और बी के लिए लेकिन फेवरेबल होगा, बी ने कमा के दिया है कुछ, है ना, तो बी के लिए आप ये 600 एडवर्स नहीं लिख सकते बेटा, ये फेवरेबल है, ये एडवर्स था। तो कुल मिलाकर 1000 एडवर्स रह जाएगा बेटा। ये इसका मतलब होता है कि ये नेगेटिव फिगर है, ये पॉजिटिव फिगर है। तो अगर एक फिगर नेगेटिव होगी एक फिगर पॉजिटिव होगी, दोनों को ऐड करोगे तो 1000 रह जाएगा, वो भी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एडवर्स। बोलिए क्लियर है? बोलिए जी, क्लियर है नहीं है? कूल, एब्सोल्युटली गुड। अच्छा तीसरे पे आते हैं, देखते हैं वो भी समझ आया है कि नहीं आया आपको। मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का मतलब होता है कि कितना यूज। अब मैं इनके बारे में भी एक एक लाइन लिखवाऊंगा बेटे। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस का मतलब होता है इस्तेमाल करने में कितनी वेरिएंस है हमारी, कितना ज़्यादा खर्च किया हमने या कितना कम खर्च किया। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, जब रेट अकेला लेना है तो स्टैंडर्ड लेंगे, जब रेट अकेला लेना है तो स्टैंडर्ड लेंगे, जब क्वांटिटी अकेली लेनी है तो एक्चुअल लेंगे। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है भाई? ज़रा जल्दी जल्दी बताओ कैसी रिपोर्ट आ रही है अभी तक समझने की। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी बताओ मुन्ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी है? 750, 500 और ये 800 और 600, और स्टैंडर्ड रेट शायद 20 और 10 थे, है ना? बताओ भैया, है एडवर्सिटी जीवन में कि नहीं? रमेश झा कह रहे हैं जी क्रिस्टल क्लियर है अभी तक उन्हें। बिल्कुल, शाबाश बेटे शाबाश। बोलिए बेटे बाकी लोग, इसमें आंसर कितना आएगा? ए के लिए 1000 एडवर्स, एडवर्स, और बी के लिए उसके लिए भी 1000 एडवर्स। तो टोटल कितना आ गया? अब आप क्या कह दोगे? अब आप कह दोगे टोटल मटेरियल यूजेज वेरिएंस। सर एक बात बताओ, क्या ये इकलौता तरीका है जो आपने समझाया हमें? ना बेटा ना, मैं तो 2-2, 3-3 तरीकों से समझाऊंगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर मैं मटेरियल जितने अच्छे से समझा दूंगा, मुझे लेबर और ओवरहेड में उतना टाइम बचेगा मेरा आगे की वेरिएंसेस में। भाई मानो इस चैप्टर में अगर 20 फॉर्मूले हैं, 22 फॉर्मूले, अगर मैंने पहले 5-6 फॉर्मूले आपको ट्रिपल डिटेल में पढ़ा दिए, तो आगे वाले फॉर्मूले आप मक्खन की तरह खुद लिख दोगे मेरे से बिना पूछे। तो ये 2000 एडवर्स है। यहाँ तक कितने बच्चों को पूरी बातें समझ आ गई हैं? क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को डायग्रामेटिकली पढ़ाऊंगा। गणेश कहते हैं समझ आ रहा है जी, 2000 एडवर्स आ रहा है सर, ये चैप्टर पूरा यूट्यूब पे करवा दोगे? और एक बच्चा कह रहा है यस सर समझ आ गया है। बाकी बताओ भैया, अपनी क्लास वाले स्टूडेंट बताओ, सबको समझ आ रहा है? चलिए एक काम करते हैं, अब हम इसका कॉन्सेप्ट लिखते हैं डायग्राम के थ्रू। जहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट लिखे थे ना, ये तीनों फॉर्मूले लिखे थे ना बेटा आपने,
लिखे थे ना। चलो अब इनके नीचे ही आप एक डायग्राम लिखो पहले। देखना जरा ध्यान से समझना। देखो हमें ना ये समझना है कि रेट कितना था, क्वांटिटी कितनी थी। और देखो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एक मटेरियल, जैसे मैंने अभी दो मटेरियल लिए थे ना, मटेरियल ए और मटेरियल बी, चलो मटेरियल ए के लिए बनाते हैं, ठीक है। अभी हम बेटा पहले मटेरियल ए के लिए बनाते हैं। अब देखो अब मैं आपको एक बात हूँ, अब जो मैं कराने वाला हूँ ना, ये सी फाइनल लेवल की वैसे चीज़ है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उनको भी पढ़ाई जाती है SCMP के अंदर, बट उन्हें डायग्रामेटिकली समझाई जाती है बहुत सारी चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि डायग्राम आपको समझ आए, क्योंकि एक बार समझ आ गया ना, ये और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी देगा आपको। सुनो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पे मैं रेट ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्वांटिटी ले रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ना। अब मेरी बातों को सुनो। अगर मैं आपको ये कह दूँ कि आपका स्टैंडर्ड रेट था इतना और आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी इतनी, चलो किसी एक का एग्जांपल लेते हैं। ए का एग्जांपल लो, बताओ ए की क्वांटिटी की अजम्पशन हमारी कितनी थी? 750। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी और उसका रेट कितना था? 20 रुपीज़। ये हमारा स्टैंडर्ड रेट था। यहां तक की बात समझ आ रही है बेटा? आपको डायग्राम बनाना आता है ना? जल्दी बताओ बेटा, प्रांशी, कनिष्का, जल्दी बताओ बेटा मुझे। आदर्श भट्ट बताओ बेटे, अमार, अमृता, एनी, अंश गर्ग, अंशिका वर्मा, बोलो बेटे। प्राकृति नेगी आप बताओ बेटे। सहिस्ता परवीन आप बताओ। सुनिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारा बजट ये था कि 750 किलो ए खर्च होना चाहिए था, हुआ कितना मैं ये नहीं कह रहा, और 20 रुपए के रेट पे आना चाहिए था, तो इतना खर्चा होना चाहिए था स्टैंडर्ड कॉस्ट का। यानी इतना खर्चा होना चाहिए था स्टैंडर्ड कॉस्ट का। आप अग्री कर रहे हो? मैंने क्या कहा बेटे? इतना खर्चा होना चाहिए था स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। अग्री और डिसअग्री? अग्री। यानी आप ये मान रहे हो कि ये वाला जो खर्चा था आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी। बेटे प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यानी ये वाला जो रेक्टेंगल का एरिया है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ये कौन सी कॉस्ट है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। अग्रीड? अब सुनो, लेकिन आपका रेट कितना था बेटे? जब आपका मैनेजर खरीद के लाया, कितने में खरीद के लाया था? सर वो 22 में खरीद के लाया था। तो एक्चुअल रेट कितना है? 22। अच्छा, आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी थी? आपने कहा सर 800 kg लगी थी। तो एक्चुअल क्वांटिटी यानी आपने इतना इंटू इतना खर्च किया, यानी आपने इतना खर्च किया, तो ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। अब आप देख रहे हो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी छोटी रह गई एक्चुअल कॉस्ट के अंदर। दिख रही है आपको अंदर? बताओ, आपको दिखाई दे रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कि एक्चुअल कॉस्ट इतनी हो गई लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी होनी चाहिए थी। तो जो इसके एक्सेस एरिया है वो सारी गलती है किसी ना किसी की। भाई जो मालिक है वो तो आके चांटे बजाएगा, वो कहेगा मुझे नहीं पता। भाई प्रोडक्शन मैनेजर तेरी गलती है भाई, या फिर जो परचेज वाला बंदा है या प्रोडक्शन वाला, जिसकी भी गलती है, पिटोगे दोनों। भाई मेरे को तो इतनी कॉस्ट पे लाना है और तुम मुझे इतनी कॉस्ट पे ले आए हो। तो ये जो एक्सेस एरिया है ये वेरिएंसेस हैं। ये कौन सी वेरिएंसेस है? अब सर हमें नहीं पता कौन सा वेरिएंस है। अब आप फॉर्मूले देखो कि ये कौन सी वेरिएंस है। तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम्हें फॉर्मूले पता है। एक बात बताओ, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का गैप क्या होता है? SR माइनस AR इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। इंटू कौन सी क्वांटिटी? मैंने क्या कहा था? जब भी क्वांटिटी अकेले लोगे कौन सी लोगे? एक्चुअल लोगे, है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्टैंडर्ड रेट, ऐसे समझाता हूं, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट के जो गैप है इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपका प्राइस वेरिएंस था। इतना बड़ा कौन था? प्राइस वेरिएंस। ठीक है, और सुनो, और एक बात हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का जो गैप है इनटू इसका गैप इनटू स्टैंडर्ड रेट, किसकी गलती थी? यूजेज वेरिएंस। अब समझ आया कि हमने कितनी ब्यूटीफुली जो एक्सेस एरिया ऑफ द ग्राफ था उसे वेरिएंसेस के रूप में ब्रेक किया है।
कितनों को समझ आया? ज़रा क्विकली रिस्पॉन्ड करो। ये इंटर लेवल की बुक्स में समझाया नहीं जाता ये सब, लेकिन कितनों को समझ आया बताओ, क्योंकि ये समझना चाहिए। अगर एक बार ये समझ आएगा तो आपका दिमाग और खुलेगा। क्योंकि अब जो गलती आप कर रहे थे ना कि आप SQ माइनस AQ इंटू AR करना चाह रहे थे, अगर आप AR करोगे तो ये वाला इतना एरिया हो जाएगा और इसमें भी इतना एरिया हो जाएगा, तो आपको नहीं लगता ये वाला एरिया डबल काउंट हो जाएगा? एक बात बताओ, अगर मैं स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी करता हूं तो मैंने ये एरिया कवर कर लिया वेरिएंस में, ये प्राइस वेरिएंस में कवर हो गया। से यस और नो, से यस और नो। तो जो क्वांटिटी वेरिएंस रही, जो यूजेज वेरिएंस रही, वो रही सिर्फ इतनी सी, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला बनेगा? उसमें बनेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्योंकि अगर आप इसे स्टैंडर्ड रेट से ऊपर ले जाओगे तो आप इस वाले पार्ट को डबल काउंट कर रहे होगे, जो कि नहीं करना चाहिए। चलिए इसे ऐसे मार्क कर देते हैं, ये है प्राइस वेरिएंस और ये है यूजेज वेरिएंस। ये भी डायग्राम बना लो जल्दी से, जल्दी से बना लो, जल्दी से आप समझा लो। और एक बात और लिख लो, यूजेज वेरिएंस जो है ये रिप्रेजेंट्स मिस्टेक ऑफ किसकी? यूजेज वेरिएंस रिप्रेजेंट करती है किसकी मिस्टेक? बोलो। यूजेज वेरिएंस रिप्रेजेंट करती है आपकी प्रोडक्शन मैनेजर की मिस्टेक। और प्राइस वेरिएंस किसकी रिप्रेजेंट मिस्टेक करती है? रिप्रेजेंट्स किसकी मिस्टेक? परचेज मैनेजर की। वेरी गुड, ठीक है जी। ये किसकी मिस्टेक रिप्रेजेंट करती है बेटा? परचेज मैनेजर की मिस्टेक। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर हम प्रांशी बोल रही है कि सर अगर हम प्राइस वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लें, क्यों ले लोगे? एक बात बताओ, परचेज मैनेजर को इस बात के लिए क्या लेना देना कि कितनी क्वांटिटी खरीदी? उसका जितनी भी खरीदी सारी तुम्हारी गलती है भाई। एक बात बताओ ना, रेट के लिए, रेट के डिफरेंस के लिए आप प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं डांट सकते ना। आप एक बात समझो प्रांशी, आप क्या कह रहे हो? आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप ये कह रहे हो कि क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे इसमें ले जाएं। आप एक बात बताओ, इस वेरिएंस को देखो, क्वांटिटी का डिफरेंस है, लेकिन क्वांटिटी के डिफरेंस के साथ साथ आप स्टैंडर्ड रेट तक तो उसकी जिम्मेदारी थी, पर अगर उससे एक्सेस रेट की आप जिम्मेदारी उस पर क्यों डाल रहे हो? एक्सेस रेट की जिम्मेदारी, जब रेट बड़ा है उसकी जिम्मेदारी तो प्राइस मैनेजर की है, परचेज मैनेजर की है, उसकी जिम्मेदारी आप यूजेज वेरिएंस पे क्यों डाल रहे हो? बेटा मानो, एक बात बताओ, मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, किसी बच्चे के मान लो कि अकाउंटेंसी में थोड़े कम मार्क्स हैं, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो अपने सब्जेक्ट के लिए जिम्मेदार हूँगा ना। बोलो हाँ या ना? आई होप एवरीबडी मस्ट हैव गॉट इट। तो ये डायग्राम भी बना लीजिए। मैंने आज की क्लास में इतना ही समझाना था। अभी आपको शायद ऐसे लग रहा होगा कि आज सर ने कम पढ़ाया, पर मैं आप ईमानदारी से एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ा हिस्सा आप आज पढ़ के जा रहे हो, एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी वेरिएंसेस का। लेकिन हमने क्योंकि पढ़ा बड़े हंसते खेलते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा है, तो अभी आपको उसकी, अब मैं कोर सीधा फॉर्मूले लिखवाने लग जाता और बेहोश करने लग जाता आपको, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि पहले 1 घंटे में सारे फॉर्मूले लिखवा देते हैं 20-25, और फिर आगे कहते हैं चलो क्वेश्चन करेंगे। बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बोलते हैं बस फिगर पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, आंसर आ रहे हैं। अरे भैया वो कोई तरीका नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा भी ट्विस्ट हो गया बच्चा बर्बाद हो जाता है, आपका मजाक हो जाता है, उसके 6 महीने लग जाते हैं। तो गलती नहीं करनी, कंसेप्चुअली पढ़ना है, जो पढ़ना है कंसेप्चुअली पढ़ना है, राइट? पूरे कोर्स में ये वचन दो कि सिर्फ मेरे कोर्स में नहीं, कॉस्टिंग में नहीं, पूरे सीए के कोर्स में क्वेश्चन करके पढ़ोगे। क्वेश्चन करके पढ़ने का मतलब क्या है? आपको अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए। यू शुड नो द रीज़न, देन वी कैन से कि आपको समझ आया, आपने पढ़ा है। रट्टा नहीं चाहिए हमें, लॉजिकल रीज़न चाहिए, इंटरप्रिटेशन चाहिए। अभी मुझसे एक बच्चे ने, प्रांशी ने, मेरे पूरे समझाने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं सर, अगर हम इसे ऊपर तक ले जाएं, मतलब पूरी प्राइस अगर हम एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? अब आपको समझ आया क्या हो जाएगा? क्योंकि मैं अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर हूँ तो क्वांटिटी में जितना अंतर आया वो मेरी गलती है, लेकिन प्राइस जो स्टैंडर्ड रेट से ऊपर चला गया वो मेरी गलती नहीं है, वो प्राइस परचेज मैनेजर की गलती है। उसकी गलती के लिए मैं भुगतान क्यों करूँ? मेरी वेरिएंस क्यों बढ़ेगी? मैंने लॉजिक दिया ना आपको।
इसी तरीके से आपको हर चीज़ का लॉजिक पता होना चाहिए। वट एवर यू डू यू शुड नो द रीज़न। और अगर आपको रीज़न नहीं पता तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर आप रट रहे हैं, वो नहीं चाहिए अपने को। बोलिए मेरी बातचीत आपको क्लियर हो गई? यहाँ तक की सारी आज कोई होमवर्क नहीं है, बस इसी को आपने रिपीट करके आना है, इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करके आना है। दैट इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। ठीक है जी, बोलो भाई यूट्यूब वालों, क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? ये क्लासेस मैं आपको दोबारा से एक बार ही बता दूं, सभी स्टूडेंट्स को, जो हमारे बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन बैच के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं मैं उन्हें दोबारा से बता दूं, हमने नवंबर 2022 के लिए नया बैच स्टार्ट किया है। आज उसकी फर्स्ट क्लास है। मैं मार्केट से थोड़ा अलग चलने वाला टीचर हूँ। मैं भारी चैप्टर से स्टार्टिंग करा देता हूँ बच्चों को, बोलता हूँ बेटा पहले भारी पढ़ लो मुझसे, क्योंकि अगर भारी मुझसे समझ आ गया तो बाकी का कोर्स तो आ ही जाएगा, है ना। तो हमने आज एक बड़े टॉपिक की शुरुआत करी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लगभग 5 क्लासेस लगाएंगे, प्यार से पढ़ेंगे, तबीयत से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब वो बच्चे जिनका नवंबर 2022 का अटेम्प्ट है, कॉस्टिंग की क्लासेस अभी तक नहीं ली हैं, तो edu91.org विजिट करें, डिस्काउंटेड प्राइजेस चल रहे हैं। सिर्फ मेरे सब्जेक्ट्स पे नहीं, सभी सब्जेक्ट्स पे, हमारे सभी टीचर्स के सब्जेक्ट्स पे। नीरज सर टैक्सेशन पढ़ाते हैं, बेनीवाल सर अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, शिवांगी मैम लॉ पढ़ाती हैं। तो हम चारों लोग आपको ग्रुप 1 की तैयारी कराने वाले हैं। कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं, इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं, सब कुछ डिस्काउंटेड प्राइजेस पे अवेलेबल है एट दिस मोमेंट। 2 दिन बाद हम क्या रेट करेंगे मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली रेट विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल ओरिजिनल रेट्स पे आ जाएंगी प्राइजेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमने अभी पहली 5 क्लासेस यूट्यूब पे देने का वादा किया है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप उस चैप्टर को देखकर भी डिसीजन ले सकते हैं अपना, जो आप लेना चाहते हैं। अगर आप मई 2022 की तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या पहले आप पढ़ चुके हैं लेकिन आप कुछ चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप यूट्यूब पे ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी हेल्प हो जाएगी, आपका चैप्टर कवर अप हो जाएगा। ऑल राइट, फास्ट ट्रैक हमारे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के edu91.org पे अवेलेबल है, मई 22 के लिए भी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हाईली डिस्काउंटेड प्राइजेस पे अवेलेबल हैं। गणेश कहते हैं थैंक यू सो मच सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है पता चला। वेरी गुड, आज आप लोगों को पता चला। अभी पता है क्या है, तुम ना अभी एकदम मैं ईमानदारी से बोल दूँ खुल के, तुम अभी छोटे छोटे चूजे हो, अभी तुम दुनिया में आए हो, तुम्हें अभी अंडे से बाहर निकले हो, तुम्हें दिख रहा है कि अच्छा इंटर में क्या क्या होता है। अभी तुम बहुत, तुम्हारे पर निकले में, अभी तुम्हें दुनिया का पता तो है नहीं कि पढ़ाई क्या है, कितनी गहरी में। मैंने क्योंकि एक भारी चैप्टर हल्का करके पढ़ा दिया ना, आपको लग रहा है अरे ये तो बच्चे वाला चैप्टर है, ये तो तेरा भाई चलाएगा चैप्टर, है ना। अभी रुको, थोड़ा समय दो। मैं लेकिन फिर एक बात बोलता हूँ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी मत पढ़ो मुझसे, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन जहाँ भी पढ़ो कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, क्वेश्चंस के पीछे नहीं। मैंने एग्जांपल दिया ना, बच्चे 4-4, 5-5 बार बुक करके फेल हो गए। क्या फ़ायदा हुआ ऐसी बुक्स का भैया, जो करा रहे हैं टीचर्स और वो बच्चे कर रहे हैं? क्यों? कोई रोल नहीं है उस चीज़ का। ये सब दोगलापन है, समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसी बुक की जितनी पढ़ रहे हो सब दोगलापन है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ों का। आपने, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप बुक मेरी सिर्फ एक बार पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, देखो कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। कल इंटरव्यू देखा आपने रोहित भट्ट का? इनफैक्ट परसों मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया एक बच्चे के साथ, अनमोल, जिसके 92 आए हैं अभी कॉस्टिंग में। पंजाब की स्टूडेंट है हमारी, और उस बच्चे ने डेडिकेशन से किया। उसने ना मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ, हमारी पूरी टीम मॉक टेस्ट लेती है। बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट नहीं देते, उन्हें लगता है मॉक टेस्ट कैसे सीखते, ऐसे पैसे आ गए बच्चे के, अब हमने क्लास दे दी, पढ़ेगा अपनी ऐसे ऐसी जाए। हम मॉक टेस्ट लेते हैं आखिरी तक। आखिरी वाले मॉक टेस्ट में उसके 80+ मार्क्स थे, मेरे टेस्ट में। मेरा टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है। मैंने उसे खुद पर्सनली ईमेल टाइप करके भेजी थी और उसे बात बताई थी कि तुम्हारे 90+ मार्क्स आएंगे अगर तुमने अपनी माइनर मिस्टेक्स दूर कर दी। और बच्चे ने कर दी, 92 आए। वैसे ही रोहित भट्ट का इंटरव्यू आपने देखा होगा, इसी चैनल पे हमने भेजा है। रैंक 22 ऑल इंडिया में से। कॉस्टिंग में पढ़ा है, FME को भी पढ़ा है। कॉस्टिंग में 90, FME को में शायद 82 है उसके। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे पढ़ा हुआ बच्चा, खूब मेहनत किया हुआ बच्चा, मतलब उसके नीचे 90 के नीचे वाले की तो इज्जत नहीं करते हैं। 30 में तो अगर लाइन बनाऊंगा तो पूरे 10 नाम बोलने पड़ेंगे, 10-20 नाम बेटा। लेकिन जाना तो 90+ ही है ना, कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जाना है कि नहीं जाना? मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है जी। आर्यन पूछते हैं कि सर प्लीज़ गाइड हाउ टू मैनेज। मैं ना एक दिन लाइव आऊँगा, अब एक आध दिन में मैं लाइव बैठूंगा ये बताने के लिए कि क्लासेस कैसे मैनेज करनी है। जिन बच्चों का भी फाउंडेशन क्लियर हुआ है उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, उन्हें प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट के बाद क्या, किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो रिटेन हो सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट रिटेन नहीं हो सकते, जो रिटेन नहीं हो सकते हो बाद में पढ़ो, जो रिटेन हो सकते हो पहले पढ़ो, किस ऑर्डर में बैठाओ। मैं एक दिन आपकी प्लानिंग कराऊंगा। एक दिन मैं लाइव आता हूँ edu91 लाइव वाले चैनल पर एक आध दिन में, या हो सकता है इसी चैनल पर आऊँ। ठीक है जी, कल आएंगे लाइव दोबारा
4:30 बजे मुलाकात होगी। आज जल्दी जा रहा हूँ, आज छोटी क्लास लिया, आज थोड़ा कंसेप्ट था, इतना भारी भी ना कर दूँ कि बेहोश होकर गिर रहे हो, ओवर ना हो जाए ना बेटे। अभी छोटे छोटे, मैं था ना अभी एकदम छोटे छोटे बच्चे हो अभी आप। आंचल ने पूछा कि क्या सर सारे चैप्टर होंगे? बेटा मैं कोर्स में सारे चैप्टर कराऊंगा, यूट्यूब पे सारे नहीं कराऊंगा, मेरे को भी अपने घर पे रोटी चलानी होती है। मैंने बताया बेटा, गुरुद्वारे थोड़ा ना जाएंगे हम सारे चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ा जाएंगे। तो बताओ, ये वाला चैप्टर पूरा करा रहा हूँ यूट्यूब पे। अमन गर्ग कह रहे हैं किसी के पास नितिन सर का कॉन्टैक्ट नंबर है? बेटा मेरा टेलीग्राम पे आप मुझे ढूंढ लीजिए, CA नितिन गुरु, आप ढूंढ कर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा मैं एक बात और बता दूं भाई, मैं बहुत सारे मैसेजेस का रिस्पांस नहीं कर पा रहा हूँ, कम से कम 2-2.5 हज़ार मैसेजेस मेरे पेंडिंग चल रहे हैं। रीज़न जिस दिन से रिजल्ट आया हमारा बन गया भूत। मैंने अभी तक रिजल्ट नहीं कंपाइल किया पूरा, हमारे कुछ टीचर्स ने कर लिया, मैं अभी वो भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैंने अभी रिजल्ट ही नहीं पूरे देखे हैं बच्चों के, किस किस के कितने कितने मार्क्स हैं। चलो भैया बाय बाय। हाँ दृष्टि, ये वाला बैच पूरा का पूरा लाइव होगा, नवंबर 2022 का पूरा बैच लाइव पढ़ाएंगे, और कोशिश करेंगे कि 90 डेज़ में हम इस बैच को रैप अप करें, कोशिश ये रहेगी। और इस बैच के रिकॉर्डिंग्स भी आपको साथ साथ मिलती रहेंगी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने क्लास ली उसका गायब, क्लास भी मिलेगी रिकॉर्डेड आपके बैच में, आप दोबारा देखना चाहें दोबारा देख सकते हैं। 3 व्यूज़ मिलेंगे उन क्लासेस के आपको लाइव के बाद भी। जल्दी बनवाऊँगा सौरभ, मैं जल्दी ही नवंबर 22 के लिए बैचेस भी गाइड करूँगा और साथ ही साथ पूरा प्लान भी बनवाऊँगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय यूट्यूब वालों, बाय बाय। अब ज़रा मैं अपने वाले स्टूडेंट्स के साथ बैठ के थोड़ी बातचीत कर लूँ, क्योंकि हम बैच के बाद इनके साथ बैठते हैं आधा 1 घंटा और इनके डाउट्स लेते हैं, डिस्कशंस करते हैं, वो अब करना स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब वालों को बाय बाय है जी मेरी तरफ से। तो यूट्यूब मॉडरेटर जी प्लीज़ क्लास बंद कर दीजिएगा जैसे ही आप ये सुन लें। बाय बाय। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं? आदिल आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैंने अनम्यूट कर दिया, आदिल बोलो। 1 मिनट रुको रुको, मेरे को आपकी आवाज़ आनी चाहिए, मैं ज़रा अपना हेडसेट लगा लूँ। हाँ मित्र बोलो, बाकी लोग भी अपने आप